डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपको दिवाली की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत बधाई और आशा है कि आप दिवाली में जो स्पेशल गिफ्ट है उसका फ़ायदा उठाएंगे। और ये जो एक पॉपुलर सीरीज है यूजीसी नेट के PYQA थीम वाइज लास्ट 9 पेपर, आप लोगों ने इसको बहुत सराहा है। तो अब तो दिसंबर 2025 की साइकिल अब बहुत करीब आ गई है, तो क्यों ना इसको इस ऑस्पिशियस डे में शुरू किया जाए। तो चलिए फेस्टिविटी के साथ शुरुआत करते हैं यूजीसी नेट थीम वाइज PYQA। ये आज की वीडियो पॉलिटिकल थ्योरी पे है। इसमें जो लेटेस्ट जो 9 पेपर हैं, जो सबसे अभी जो ताजा तरीन जो 9 पेपर है, उनमें से पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन को निकाल करके विथ लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें से कुछ जो वीडियो है वो पहले से रिकॉर्डेड, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है, उसमें ऐड ऑन किया है लेटेस्ट पेपर को। चलिए करते हैं शुरुआत। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू दुनिया में घटनाओं को समझें, 2 बैचेज जो अभी चल रहे हैं उसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं अपने प्रेप जर्नी को बेहद अच्छा बनाने के लिए, एक खुशनुमा माहौल में, ग्रुप में और एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो एक फाउंडेशन बैच है जो वैसे तो CUET PG के लिए है, लेकिन UGC नेट और अदर एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट। 15 नवंबर तक ये बैच ऑन है एडमिशन, क्योंकि इसमें जो नए मेंबर हैं उनको मिलता है पूरे पुराने रिकॉर्डेड वीडियो, कुछ भी आप लूज नहीं करते। इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं लास्ट तक इसको ज्वाइन करने का। एज ए क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो खैर बीच में ही हम लोग हैं। इसके अलावा यदि आप UGC नेट के मॉक सीरीज ढूंढ रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, PSC +2 एग्जाम, इन सब जॉब ओरिएंटेड, तो इससे ऑथेंटिक और इससे अफोर्डेबल कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हो सकता। आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनगोइंग मॉक टेस्ट सीरीज। दोनों के रजिस्टर करने की विधि यहाँ पे बताई गई है। दोनों के एड्रेस को जरा गौर से देख लीजिएगा, दोनों में थोड़ी बहुत अलग एड्रेस है। स्पेलिंग सही कीजिए और आज ही रजिस्टर्ड कीजिए और आगे जानिए। ये मैं कह रहा था कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स किंडल वर्जन में है। अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं किंडल वर्जन को एस कर लिए होंगे, वो ऑनलाइन के, तो आप लोग बहुत मास्टर हो, आप लोग यंग हो, लेकिन मोबाइल पे मत पढ़ना, टैब या सस्ते लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करना यदि महंगा नहीं ले सकते हो तो। ये बुक्स जो हैं तब तक आप तैयारी कीजिए। आप CUET PG एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बेहतरीन वंडरफुल रिसोर्स जो है CUET PG 2026 प्रेप स्टार्ट गाइड है। प्रेप स्टार्ट गाइड ये ट्रू मायने में एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें कि वो सब कुछ है जो कि 2026 एग्जाम के लिए आपको जानना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसकी सिलेबस, उसके पैटर्न, 5 साल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, 3 साल में जो यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट कट ऑफ गए, जो इधर उधर आप पूछते रहते हो, वो वहां पे दी गई है। और उसके बाद 500 से ज्यादा जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं CUET PG में, उसकी ऐसी एनालिसिस जो कहीं आपको नहीं मिलेगी और इतनी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल उन क्वेश्चन को भी यदि आप देख लोगे ना, तो आप CUET PG के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट कितनी बार ही रिपीट हो गए हैं सिलेबस में। तो ये बुक को आप नॉमिनल कॉस्ट पे ले सकते हो। UGC नेट यदि आप, और यदि आप CUET PG दे रहे हो, तो इस गाइड को तो लिए बगैर आपको CUET PG देना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर क्या ये गाइड को आप रिवाइज करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना ही गाइड बल्कि होता जाएगा। अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट है। क्यों आप चाहते हो कि मैं और अधिक फैक्ट दूं और आपके दिमाग को बोझिल करूं? क्योंकि और अधिक फैक्ट ही तो देंगे, सिलेबस तो चेंज हुई नहीं है। तो चलिए आप CUET PG गाइड जो अभी जिस फॉर्म में है, जो पिछले साल रिवाइज हुई है, उसको आप यूज कीजिए। यदि आप UGC नेट दे रहे हैं तो ये बुक के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। UGC नेट एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे CUET PG दो, चाहे UGC नेट या कोई भी, आपके लिए मदर बुक के जैसा आप लोगों ने इसको बनाया। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, सीधा आप क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रखना एक बात को, कि आप यदि इस बुक को खरीदते हैं तो ये सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं उसको पढ़ूं कैसे। उसके लिए किंडल
जो ऐप है जो फ्रीली अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो लॉगिन आप करेंगे वो वही यूज़र आईडी और पासवर्ड से कीजिए जिससे आपने अमेजन में बुक खरीदा है। दोनों अलग अलग होने पे आपको नहीं दिखेगा। वहाँ लाइब्रेरी लिंक होता है किंडल ऐप में, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुक दिखेगी, जो भी आप बुक खरीदते हैं, और बहुत सारे फ्री बुक भी आपको दिखेंगे वहाँ। उसको डबल क्लिक कीजिए और पढ़िए और देखिए वंडरफुल दुनिया जो किंडल की है उसमें आप चले जाएंगे। ये है सिलेबस। सिलेबस से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं, गौर से देखिए। आइए सबसे पहले जून 2025 जो लेटेस्ट यूजीसी नेट की साइकिल है उसमें पॉलिटिकल साइंस और उसमें भी पॉलिटिकल थ्योरी के जो क्वेश्चन आए हैं जो बहुत ज्यादा नहीं है, उसको चलिए एनालाइज करते हैं एज पार्ट ऑफ दिस वीडियो। चलिए इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर को एक एक करके करें, मतलब एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो 2025 के पेपर पे है कि बहुत लॉपसाइडेड पेपर आजकल यूजीसी नेट पूछ रही है। पॉलिटिकल साइंस में और भी पेपर में पूछे जाते होंगे जहाँ पे कि पॉलिटिकल थ्योरी को बहुत तवज्जो नहीं दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। इसके बहुत जो ब्यूटीफुल थीम्स हैं उसको नज़रअंदाज किया गया है। केवल फेमिनिज्म और इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन और बहुत थोड़े से क्वेश्चन हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन पॉलिटी के जो फैक्चुअल हैं, जो टिट बिट्स क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका जन्म कब हुआ, उसका डेथ कब हुआ, ये किसने कहा, वो किसने कहा, लाइक दैट क्रोनोलॉजी, इस टाइप के क्वेश्चन से पेपर बनाया गया है। निराशाजनक, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में इन्होंने क्या लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखा। अभी तो लेवल 1 क्वेश्चन है, ये बुक किसने लिखा। अभी इससे आसान क्या हो सकता है, लेकिन टफ भी हो सकता है यदि आप नहीं जानते हैं। वैसे ये बुक जो है बहुत ही फेमस है, केट मिलेट की, और सेकेंड वेव या रेडिकल फेमिनिज्म की वन ऑफ द डिफाइनिंग बुक है। इस बुक में जो सेंट्रल आइडिया है केट मिलेट का, वो ये है कि जो पैट्रियार्की है वो केवल एक व्यवस्था नहीं है, वो एक ऐसी सिस्टम है जो मैन और वुमेन के रिलेशन को डिफाइन करती है, जहाँ पे कि मैन जो है अदरिंग करता है, मतलब वुमेन को एक सबऑर्डिनेट, एक एडजंक्ट, एक नॉन इंटिटी की तरह से जो है ट्रीट करता है, जिसका कि ना तो इकोनॉमी में कोई रोल है, इनहेरिटेंस में रोल कोई नहीं है, मतलब समाज पूरा मेल से चलता है, और वुमेन को जो है किनारे में रखा जाता है थ्रू पैट्रियार्की। सो जो सेक्सुअल रिलेशन है मेन और वुमेन का, वो हाईली पॉलिटिकल है, वो पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशन है, और वही जो है पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। पॉलिटिक्स इज नथिंग बट पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशन, केट मिलेट। और इसी से वो नारा निकला। वैसे तो हाना कार्निस, आप देख लीजिएगा, उन्होंने इसको दिया था, लेकिन जो नारा था पर्सनल इज पॉलिटिकल, वो इनके थीम से बिल्कुल अलाइन होके बाहर निकलता है। Who wrote the book Vindication of Right of Women? We all know, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये लिखा तो मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने है, और ये लिबरल फेमिनिज्म की जो है एक डिफाइनिंग बुक बन जाती है। 1790s में उन्होंने इसको लिखा था, 92 93 सब में। लेकिन यहाँ पे चूंकि बेटी फ्राइडन दिखती हैं तो मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इनकी बुक थी द फेमिनिन मिस्टिक 1963 में, और ये माना जाता है कि अमेरिका में, यूएसए में जो रेडिकल फेमिनिज्म या सेकेंड वेव फेमिनिज्म आया, उसको ले करके आने वाला यही बुक था। इस बुक में वो वुमेन की प्रॉब्लम बताती है, और ये कहती है एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई नाम नहीं है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि वुमेन अपनी आइडेंटिटी खोज रही है, वो कौन है इस पूरे मेन के वर्ल्ड में, वो है कौन। और वहाँ पे जो है कई चीज़ें वो रेज करती है वुमेन की आइडेंटिटी की, उनकी समाज में पब्लिक लाइफ में उनके रोल की, और जेंडर्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के साथ जनरली पब्लिक लाइफ में, उन सब पे वो क्वेश्चन उठाती है। Who used the term ecology for the first time? Again ये सब जो है बहुत ही लेवल 1 क्वेश्चन है, किसने क्या कहा, और ये अर्नेस्ट हैकल है। इकोलॉजी का मतलब होता क्या है? इकोलॉजी एक सिस्टम अप्रोच से निकलता है जिसमें ये माना जाता है कि एक पूरी जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है, या कह लीजिए जो नेचुरल सिस्टम है या सोशल सिस्टम है, जिसमें कि लिविंग भी है,
नॉन लिविंग भी हैं, इंटिटी, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वो मिल करके एक होल सिस्टम बनाते हैं जो सेल्फ सस्टेनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तालाब, तालाब एक इकोसिस्टम है। उसी तरीके से एक RWA जो हाउस है, हाउसिंग सोसाइटी, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोलॉजी जो है वो इन इकोसिस्टम की पढ़ाई है और कैसे उसको सस्टेन करना है, कैसे उसको बचाए रखना है, particularly the natural ecosystem. Who became the leading exponent of the second generation of the Frankfurt School of Critical Theory? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि सेकेंड जनरेशन, क्योंकि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो फर्स्ट जनरेशन के जो थिंकर थे उसके बाद जो आए, जो कंटेम्प्रेरी थिंकर हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हुर्गन हैबरमास है। लेकिन इन सबको आप बिल्कुल नकार सकते हैं क्योंकि ये सब फ्रैंकफर्ट स्कूल से नाता ही नहीं रखते हैं। केवल एक थिंकर जो नाता रखते हैं वो हुर्गन हैबरमास है। इनकी जो 5 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ दिया है क्योंकि ये इतने एग्जाम में पूछा जाता है। कम्युनिकेटिव एक्शन वर्सेज स्ट्रैटेजिक एक्शन, इनका कहना है कि वो एक्शन जो एक फ्री एंड फेयर डेलिबरेशन, इक्वल डेलिबरेशन पे बेस्ड होता है, वो कॉमन गुड के लिए होता है। और जो एक्शन एक रैशनल एक्टर अपने स्वार्थ के लिए लेता है, मैनिपुलेटिव वे में लेता है, गेम थ्योरी को याद कीजिए, वो स्ट्रैटेजिक एक्शन होता है, वो इंस्ट्रूमेंटल एक्शन है, वो अपने स्वार्थ के पूरा करने के लिए सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसके बदले समाज में कम्युनिकेटिव एक्शन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेटिव एक्शन के लिए पब्लिक स्फेयर को पवित्र रखना जरूरी है। पब्लिक स्फेयर वो एरिना है जहां पे फ्री फेयर डेलिबरेशन फॉर कॉमन गुड बिटवीन टू इक्वल पीपल हो सकता है। दैट इज द आइडियल कंडीशन, जहां कोई कोएर्सन नहीं है, कोई डोमिनेंस नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई डर नहीं है। और उस फ्री एंड फेयर एरिना में यदि कोई डिस्कोर्स होती है तो जो नतीजा निकलेगा वो कम्युनिकेटिव एक्शन से होगा और वो सबके भले के लिए होगा। इसी तरीके से वो लाइफ वर्ल्ड वर्सेस सिस्टम का डिस्टिंक्शन करते हैं। उनका मानना है कि जो फैमिली, कल्चर, सिविल सोसाइटी में जो हमारी थॉट, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है, आइडियाज, बिलीफ, नॉर्म होते हैं, वो हमारे जीवन को जीवंत रखते हैं। लाइफ वर्ल्ड हमारी है। और एक फॉर्मल, जब हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्टेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एक सिस्टम उसको वो कहते हैं। और वहां पे हम जो है उसके उस इंस्टीट्यूशन के फॉर्मल रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करते हैं। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो एक्चुअल लाइफ जो है वो है जो लाइफ वर्ल्ड है, जो शेयर्ड बिलीव, अंडरस्टैंडिंग और जो हमारे वर्ल्ड व्यू है उस पर आधारित है। सो लाइफ वर्ल्ड वर्सेस सिस्टम। लेकिन उनका कहना है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो लाइफ वर्ल्ड को भी जो है सिस्टम से में उसमें घालमेल हो गया है। मतलब हमारे फैमिली लाइफ में भी, हमारे सोशियो कल्चरल लाइफ में भी जो स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन और उसकी फॉर्मलिज्म, उसका रूखापन जो है घुस गया है। डिस्कोर्स इथिक्स जो है, मतलब यदि इस पे विवाद हो कि क्या मोरल है, क्या इथिकल है, क्या इमोरल है, तो ये फ्री एंड फेयर डिस्कोर्स से, डेलिब्रेशन से तय होना चाहिए, ना कि कोई डंडा मार के या कोएर्सन से या एक कोई बता दे कि ये सही है। यदि डिस्कोर्स से इथिक्स निकलता है तो वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। यूर्गन हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ने नाइस कॉइन्ड द टर्म। अगेन ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इन्होंने डीप इकोलॉजी, अभी हम लोगों ने देखा इकोलॉजी क्या होती है। डीप इकोलॉजी जो है, जो कंट्रास्ट की जाती है सैलो इकोलॉजी से, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम ह्यूमन को दूसरे जो जीव जंतु या इवन जो निर्जीव जो नेचर के पार्ट हैं उसके साथ हार्मनी में रहना चाहिए। हमें उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, नेचर का मास्टर नहीं बनना चाहिए। हमारी जो थॉट है उसमें अर्थ को सेंटर में रख करके जो उसकी सिस्टम है उससे हमें जीवन जीना चाहिए, ना कि मनुष्य को सेंटर में रख के, जिसको एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहते हैं। इकोसेंट्रिज्म जो है वो चाहिए। द नेम साइमन डे वेवर इज एसोसिएटेड विद। तो ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट थी सेकेंड वेव की। अभी हम लोगों ने कैट मिलेट को देखा, बेटी फ्रेडन को देखा और साइमन डे वेवर, सभी जो हैं वो सेकेंड वेव फेमिनिज्म
की बहुत बड़ी ये लोग पिलर्स हैं। और हम लोगों ने मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट को भी देखा जो कि लिबरल फेमिनिस्ट थी, जो इन सब के पहले फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव के पहले आई थी। इनकी जो बुक है द सेकेंड सेक्स 1949 में, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट बुक है, जिसमें वो नारा देती हैं कि वोमेन आर नॉट बॉर्न बट रैदर मेड, मतलब वन इज नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स ए वोमेन, उनको बनाया जाता है। वोमेन जो है जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, कोई बायोलॉजिकल सेक्स रिलेटेड फिनोमेना नहीं है। वोमेन कैसे बनाया जाता है और कैसे उनको सेक्लूड किया जाता है पब्लिक लाइफ से, और उनको मतलब एक जो मैन का जो वर्ल्ड है उससे, ये सेकेंड सेक्स में उन्होंने लिखा है। अब आइए हम लोग दिसंबर 2024 जो सेकेंड लेटेस्ट जो साइकिल है उसके पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड दैट bourgeoisie's assumptions and values needed to be overthrown by the establishment of a rival proletarian hegemony and the manufacturing of consent। अब ये लाइन बहुत वेग हो सकता है, लेकिन हेजोमनी वर्ड आते ही और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट, एक ही थिंकर का आपको नाम याद आना चाहिए, वो है एंटोनियो ग्राम्स्की, जो अपने प्रिजन नोटबुक नाम के बुक में कल्चरल हेजोमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो यही है जो यहाँ लिखा है। उनका ये कहना था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो डोमिनेशन जो है वो आइडिया से करते हैं, वो डोमिनेशन केवल डंडे के जोर पे नहीं करते हैं, और इस तरह के डोमिनेशन को उन्होंने कल्चरल हेजोमनी कहा था, जो बनाई जाती है सिविल सोसाइटी में, जो सुपर स्ट्रक्चर में होता है। आई होप कि बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कई बार मैंने बताया है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी होती है और वहाँ पे हेजोमनी की लड़ाई लड़ी जाती है थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू मीडिया, थ्रू पॉपुलर मास मीडिया, सिनेमा, न्यूज़पेपर एंड पब्लिक डिस्कोर्स। और वहाँ पे कैपिटलिस्ट जो आइडियाज एंड आइडियोलॉजी जो है उसको प्रोलेटेरिएट को मनवाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट, और लोग ये मान लेते हैं कि हाँ यही कैपिटलिस्ट व्यवस्था उनके भले के लिए। दिस इज द थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर जो स्टीवन ल्यूक्स ने कहा था, उसको इन्होंने जो है हेजोमनी कहा है। और यदि इसको चेंज करना है, कैपिटलिज्म को रिवॉल्यूशन से हटाना है, तो वो एक कल्चरल रिवॉल्यूशन होना पड़ेगा, कोई आम रिवॉल्यूशन नहीं। और उसके लिए काउंटर हेजोमनी करनी पड़ेगी, जो कि प्रोलेटेरियन वर्किंग क्लास अपने आइडियाज आइडियोलॉजी को जब वर्चस्व में लाएगा, जब इनके आइडियाज और आइडियोलॉजी वर्चस्व में होंगे, तो फिर जो है वो काउंटर हेजोमनी होगी, और तब जो है कैपिटलिज्म को खत्म किया जाएगा। एंटोनियो ग्राम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पॉलिटिकल थ्योरी, मैंने इसको मार्क किया है, और इसमें आप ई पे आइए, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कौन से करेक्ट है। तो इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा करेक्ट हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ब्लैक वुमेन इन यूएस हैज बीन नरेटेड फर्स्ट बाय ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग एक बच्ची है जो क्लाइमेट चेंज के लिए एक्टिविस्ट और बहुत पॉपुलर हो गई। उसका क्या ना था, ब्लैक वुमेन और हिस्ट्री से, तो बिल्कुल ये उटपटांग है। तो ई एकदम गलत है। ई को यदि हम एलिमिनेट करते ही ये क्वेश्चन ही क्रैक हो जाता है। इससे सुपर इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? बाकी ये सब बहुत ही इवेंटफुल हैं और बहुत ही अननोन भी इसमें से कुछ हैं, लाइक सेनेका फॉल कन्वेंशन हम लोगों के लिए 19th अमेंडमेंट नहीं है। तो लेकिन इन सबको पढ़ लीजिएगा और बिना पढ़े हुए अपने नोट में अपडेट किए हुए आगे मत बढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर आर मैच्ड करेक्टली? तो इसमें यदि आप देखें तो ये सब पॉलिटिकल थ्योरी कहा सकता है, इसमें सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फासिज्म, सपोर्ट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या फासिज्म कभी इसको सपोर्ट कर? फासिज्म टोटलिटेरियन है, कोई फ्रीडम नहीं मिलती है, सिविल लिबर्टी नहीं मिलती। तो डी को आप हटा दीजिए, डी को हटा दीजिए। डीप इकोलॉजी जो है वो तो सही है कि रिजेक्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिज्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइए, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट ओनली, उल्टा लिखा है। डेवलपमेंट दैट नॉट ओनली मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इंटरजेनरेशनल इक्विटी या जस्टिस का भी इसमें ध्यान है। तो ए को भी हटा दीजिए, तो आपको यहाँ क्रैक हो जाता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिज्म? ये पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। ट्रेडिशन, सोशल ड्यूटी, चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व। लेकिन रिवॉल्यूशन और जेंडर इक्वलिटी कोई ऐसा पार्ट है नहीं।
तो इसमें से नॉट एसोसिएटेड है तो ए बी सी डेफिनेटली, लेकिन आप जैसे कि रिवॉल्यूशन को आप काटिए, डी को एलिमिनेट कीजिए, देखिए कैसे ये क्रैक हो जाता है, डी डी डी, और ये हो जाता है क्रैक। तो इस तरीके से आपको ना इस पूरे पेपर में आपको केवल टेक्निक से सॉल्व करना है, कोई बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको स्किल आना चाहिए, एलिमिनेशन स्किल, पिकिंग स्किल, 50-50 स्किल एंड लाइक दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये पॉलिटिकल थ्योरी का है। तो यहाँ पे देखिए कि डी स्टेटमेंट बाई जे.एस. मिल अपोज द राइट्स फॉर वुमेन। अब इससे आसान गलत ऑप्शन क्या हो सकता है? आपको पता है कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इन्होंने लिखा है, उनको लिबरल फेमिनिस्ट माना जाता है, तो डी जो है बिल्कुल डेफिनेटली गलत है, डी डी डी, और ये हो जाता है क्रैक इस पे। द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखा है? केट मिलेट, वी ऑल नो, लैंडमार्क बुक है सेकेंड वेव फेमिनिज्म का। यहाँ जूडिथ बटलर दिखती हैं जो जेंडर ट्रबल लिखा है, परफॉर्मेटिव जेंडर एज परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेटिविटी। पंडिता रमाबाई दिखती हैं, सिस्टर निवेदिता भी दिखती हैं विवेकानंद जी के साथ, जो लग के जिन्होंने की काफी सारे स्पिरिचुअल मूवमेंट इंडिया में किए थे। ईजी जूडिथ बटलर, सॉरी केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉगिज्म, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन, आपको आगे भी बहुत यूज हो सकते हैं, इसलिए केवल ये ना देखिए कि क्या सही है, सब स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें आपको पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसको देखिए, इट्स ए मार्केट सेंट्रिक अप्रोच, नॉट एट ऑल, ये नेचर सेंट्रिक अप्रोच है, तो सी बिल्कुल गलत है, तो सी सी। और ये भी देखिए, इट बिलीव्स इन ह्यूमन आर मास्टर ऑफ नेचर, नो, ह्यूमन आर जस्ट पार्ट ऑफ द नेचर, नॉट मास्टर, वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म हो जाती है, ये रिजेक्ट करता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को। तो डी भी गलत होगा, तो डी यहाँ ए बी इसका मतलब सही हो जाता है। तो इकोलॉजी जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने कॉइन किया था, और इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। और ई है रैचल कार्सन, जिन्होंने की साइलेंट स्प्रिंग लिखा था, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये पॉलिटिकल थ्योरी की रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये भी बहुत आसान है, ये आपको कह रहा है करेक्ट इसमें से क्या है। तो यहाँ देखिए सी को देखिए, इट ऑब्लिटरेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ऐसा है क्या? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कोई दीवार को हटा देता है? इट एडवोकेट्स ए क्लास ऑफ सोसाइटी, नो, ये सब गलत है, तो डी भी गलत है और सी भी गलत है। इट्स मोस्ट कॉमन मॉडर्न मैनिफेस्टेशन इज द यूज ऑफ रेफरेंडम, ऐसा नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रेफरेंडम नहीं है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है, तो ए और बी केवल सही है। इट ऑफर्स ए प्रैक्टिकेबल form of democracy for large country and it establishes a link between the government and the governed, बस लिंक देता है, कोई उसको हटाता नहीं है दीवार को। Who wrote the book The Death of Nature, Woman, Ecology and Scientific Revolution? एक बार देख लीजिए तो हमेशा याद रहेगा, इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन क्यों पूछा उन्होंने, आई डोंट नो, ऑर्बिट क्वेश्चन, पॉलिटिकल थ्योरी में इसको मैंने बांटा है। नॉट मैच्ड करेक्टली, तो यहाँ पे यदि आप देखिए तो ये बिल्कुल नहीं है। जेनोफोबिया जो है एक पर्टिकुलर रेस के प्रति घृणा होता है, जैसे कि अब अमेरिका में कहें कि इंडियन या एशियन को भगा दो, तो डिमांड फॉर रेशियल डिटर्मिनिज्म नहीं है, सॉरी सेल्फ डिटर्मिनिज्म बिल्कुल ही नहीं। सेल्फ डिटर्मिनिज्म तो होता है कि एक कॉम या पीपुल, उनको अपना नेशन होने का हक है, जैसे फिलिस्तीनी नेशन एंड लाइक दैट, कर्ड नेशन एंड लाइक दैट। तो जेनोफोबिया डी को आप यदि हटा दो तो इसमें नॉट मैच करेक्टली में डी जरूर होना चाहिए। डी यहाँ देखिए केवल एक ही ऑप्शन में डी है, इसका मतलब ई भी जरूर गलत है। यूनिवर्सलिज्म बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक बाय इंसुलरिटी एंड एक्सक्लूसिविटी, कभी भी यूनिवर्सलिज्म इसका जस्ट उल्टा होता है, ये पर्टिकुलरिज्म हो गया, वो इंक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव नहीं होगा, सब उसमें आएंगे। यूनिवर्सलिज्म मतलब एवरीबॉडी विल बी इंक्लूडेड, सो डी एंड ई, इजी बढ़िएगा। आइडेंटिफाई द इसेंशियल फैक्ट अबाउट कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म जो है वो कभी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रिस्टली क्लास कहेगा क्या? ये उठपटांग कुछ लिख के इन्होंने आपको हेल्प कर दिया है। ई को आप एलिमिनेट कीजिए, ई को एलिमिनेट, इससे आपका सीधा ही आंसर निकल जाता है। मुझे याद है जब मेमोरी बेस्ड हुआ था तो कई लोग ये कह रहे थे सर वैनगार्ड पार्टी कैसे होगी। बेसिकली क्या है कि लेनिन ने भी माना था कि एक पार्टी तो चाहिए कम्युनिज्म को लाने के लिए। तो वैनगार्ड पार्टी, कई लोग कहते हैं कि पार्टी जब क्लासलेस है, स्टेटलेस है, तो पार्टी लेस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं था। वैनगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट कम्युनिज्म में रहा है, लेनिन मार्क्सिज्म में, इसलिए वैनगार्ड पार्टी सही है। ए बी सी डी, इजी क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन जिसके बाद की कंप्रिहेंशन क्वेश्चन शुरू होता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो देखिए, क्या आप कहेंगे कि वन पार्टी सिस्टम पे बेस होगा? ऐसा क्यों होगा? तो ए नहीं होना चाहिए, मतलब ये है नॉट पार्ट, तो ए होना चाहिए, तो ए जो है इसमें है। वाओ, केवल ए एक ही में है, इसका मतलब कि ये क्रैक हो गया। स्टेट मोनोपोली ऑन द मींस ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऐसा कभी लिबरल डेमोक्रेसी में होगा क्या? इसका मतलब बाकी तीनों जो है सही होगा, बेस्ड ऑन द फॉर्मल लीगल रूल, गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, तो ए एंड ई रॉन्ग है।
अब आइए सबसे पहले जो लेटेस्ट साइकिल हुई है जून 2024, उसकी जो ओरिजिनल टेस्ट हुई थी, ये तो एक ही दिन बाद कैंसिल हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन तो मिल गया देखने के लिए। तो चलिए इसकी PYQA को देखते हैं। उसमें से मैंने चुन के निकाला है पॉलिटिकल थ्योरी के पेपर को, एक ही शिफ्ट में हुआ था, ध्यान रखिए। 51 नंबर का क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से था, मार्क्सिस्ट होल्ड दैट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब ये इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्लास कन्फ्लिक्ट, हार्मनी एंड दिस ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं। मतलब ये सुपर इजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन जब इसको बोलता हूँ। सेकंड देखिए, ये भी सुपर डुपर इजी है। यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करता है। ब्रॉडली द टर्म डेमोक्रेसी इंप्लाइज, एंड फर्स्ट ही ऑप्शन है, ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेज एंड हायरार्की। कभी ऐसा हो सकता है? जस्ट उल्टा। इसका मतलब ए नहीं हो सकता, और ए देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब कि ये तीन ऑप्शन ऐसे ही गायब हो गए। तो आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वैसे आप पढ़ के बिना इसको आगे मत बढ़िए, लेकिन एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। सुपर इजी। ये भी सुपर इजी है, क्योंकि कौन नहीं जानता कि कैट मिलेट जो है उन्होंने सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा है। एक से ही मैच कर जाता है, कोई भी एक यदि आप जानते हैं तो मैच कर जाता है। तो एक 3 वैसे सभी सेमिनल बुक हैं। सैमान डे वेबर की जो सेकंड सेक्स है, जिसमें वो कहती हैं कि वुमेन आर नॉट बोर्न बट मेड। जर्मैन ग्रीन की जो फीमेल यूनक है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही सेमिनल, बहुत ही क्लासिकल टेक्स्ट जो है फेमिनिज्म की मानी जाती है। यदि एनक, यूनक, यूनक इसको पढ़ा जाता है। यूनक जो वर्ड है एक नपुंसक कह सकते हैं, लेकिन फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है कि जिसकी सेक्सुअलिटी, पावर, ऑटोनॉमी और एजेंसी सब छीन लिया गया है, इमैस्कुलेट कर दिया गया है, उसको कोई ताकत उसके पास रहने नहीं दी गई है। तो फीमेल यूनक को उससे वो दर्शाती है। जूडिथ बटलर यहाँ पे देखती हैं जेंडर ट्रबल के लिए, और इनको इसलिए भी आपको जानना चाहिए कि ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या कह लीजिए पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट थिंकर हैं, और जेंडर एज परफॉर्मेटिविटी, अब आगे इसको नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट वो देती हैं। 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू लिबरलिज्म। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ मिलेगा कि लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। क्या अभी ऐसा हो सकता है क्या? दोनों पोल्स अपार्ट हैं, तो डी नहीं होगा, डी डी डी, और आपको ये आंसर मिल जाता है। बाकी सभी सही हैं, पढ़ लीजिए। अब आइए जून 2024 जो रीसाइकिल या रीटेस्ट हुई जून की अनफॉर्चुनेटली, और जिसकी अभी रिजल्ट निकली है 4 सितंबर को, उसके शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्मोपॉलिटन्स आर्ग्यू दैट सिटीजनशिप शुड बी एक्सटेंड टू, क्या विश्व सिटीजनशिप, मतलब कि वर्ल्ड सिटीजन की ही भावना जो है वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है। सो वर्ल्ड एज ए होल जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए, कोई भी जो व्यक्ति है वो पूरे दुनिया का सिटीजन है। इजी क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर एलिवेटिंग कलेक्टिविज्म। नो, ह्यूमन राइट्स ऑलवेज इंडिविजुअलिज्म को ऊपर ले जाएगा, नॉट इक्वेटिंग कलेक्टिविज्म इंडिविजुअलिज्म, बट एलिवेटिंग इंडिविजुअलिज्म एबव कलेक्टिविज्म। बेहद आसान क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे मैच करना है, ये सब बहुत आसान मैचिंग है, लेकिन यहाँ मैचिंग में भी इन्होंने थोड़ा गेम खेला है कि एक से इस बार जो है मैच नहीं हो रहा, आपको दो मिनिमम जानना होगा। तो जैसे कॉन्सेंट थ्योरी से मान लेते हैं, ओके नो, यहाँ से लेते हैं, पीपल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट पॉलिटिक्स। यदि इसमें आप कंफ्यूज भी हैं तो आप छोड़ दीजिए। द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम थ्रू द एबोलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, ऑफ कोर्स ये जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी है, इमेंसिपेशन कि इससे जो है एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन, समाज में जो क्लास डिवीजन हो खत्म हो। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी जो है, ये जॉन रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, इक्वलिटी ऑफ बेसिक लिबर्टी, एंड सेकेंड प्रिंसिपल जो है फेयर, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल है। तो इन दो से ही आपका काम जो है चल जाएगा। आप देखिए बी का 4 से ही आपका यहाँ पे बेसिकली क्रैक हो जाता है। तो उसके बाद आप मैच कर सकते हो सी का 2 से। आसान है, एक ही से क्रैक हो गई, तो आप बाकी मैच कर लीजिएगा। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी चैंपियंस मतलब क्या करता है ये? तो ऑफ कोर्स इनफॉर्मल डिबेट होती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन तो होता भी है नहीं भी, लेकिन कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए। पब्लिक यूज ऑफ रीजन होता है, पब्लिक रीजनिंग से लोग डिबेट करते हैं।
इम्पार्शियल परस्यूट ऑफ ट्रूथ भी कह सकते हैं, मोनोइज्म एज वेल ड्यूअलिज्म में क्या मीनिंग है। तो ये दो तो होगा ही, ए और सी किस में है, ए सी केवल एक ही में है और कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यही होगी। सोशलिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉगिज्म, ये सिर्फ मैंने बताया था। आप फेमिनिज्म बेल हुक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बी का 4 और बी के 4 से ही ये हो गया क्रैक। तो ये सुपर इजी इजी, बाकी मैच कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था सुमा केयर जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं, बुक भी लिखे थे। थॉमस पिकेटी जो है कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी, इसके लिए जाने जाते हैं, एक सोशलिस्ट। एंड चार्ल्स टेलर इज नोन फॉर मल्टीकल्चरलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन नाम की बुक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कंजर्वेटिज्म एज ए पॉलिटिकल थ्योरी। कंजर्वेटिज्म postulate collective leadership, promotes treaties to achieve peace and order। यदि आप कंफ्यूज हैं तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस टाइप आप अभी कंफ्यूज हो सकते हैं। sympathizes with free market ideology, greater emphasis on nationalism and authority of the state। ये तो बिल्कुल सही है, तो बी जरूर होगा, तो बी बी बी, तो ये खत्म हो गया। A disposition of an attitude of mind placing their faith in pragmatism, tradition, history, बिल्कुल कोर थॉट है, तो सी बी होगा। तो सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो खत्म हो गया, इसका मतलब बी सी केवल हो सकता है और कुछ नहीं। 103rd क्वेश्चन देखिए, द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म रिफ्लेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसको आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कह सकते हैं। जो बेसिक थ्योरी जो है, जो स्ट्रक्चरलिज्म को सीधा काटती है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी कही जा सकती है, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर जो है फिक्स्ड सोशल रिलेशन, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, या सोशल इंस्टीट्यूशन भी जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर को दर्शाते हैं उसको कहते हैं। तो फिक्स्ड मीनिंग से बिल्कुल यदि आप काटते हैं कि किसी चीज का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, जो फिक्स सोशल स्ट्रक्चर हम समझते थे वो बहुत फ्लूइड है, आइडेंटिटी भी जो है फ्लूइड है, तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो जाते हैं। किसी वर्ड के जो मायने हैं किसी लैंग्वेज में वो भी फिक्स्ड नहीं है, जिसको डीकंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसके जो की प्रोपोनेंट है मिशेल फुको, जैक्स डेरिडा, जूडिथ बटलर एंड जूलिया क्रिस्टेवा। ये भी बहुत आसान है, क्योंकि गवर्नमेंट रिक्वायर्स स्पेशल एलीट में यदि आप कंफ्यूज भी हो, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इनकेपेबल में कंफ्यूज भी हो, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इग्नोर द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक रिलेशन, मार्क्सिज्म के साथ जाएगा। तो सी का 2, सी का 2, और इसी से आप 50-50 गेम जो है खेल लेते हैं। दूसरा, डेमोक्रेसी सिस्टम रिफ्लेक्ट जेंडर डिवीजन, जेंडर के बारे में बात फेमिनिस्ट करेंगे, तो डी का 3 और डी का 3। तो इन दोनों में जो हम लोगों ने किया है, ए का सॉरी पॉलिटिकल सी की 2 थी ना, तो सी की 2 एंड सी की 2, और डी का 3 केवल एक ही में है, तो इससे ये हो जाती है क्रैक। इसका मतलब ए का है जो वो इलीट चाहिए कंजर्वेटिज्म, एंड लिबरलिज्म को भरोसा नहीं है कि मेजोरिटी कैन सेल्फ गवर्न देमसेल्फ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब आइए जून 2024 की जो रीटेस्ट हुई थी उसके जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेट अस सी दैट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म डीप इकोलॉजी। ये एकदम एक घिसा पिटा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अभी पूछा जा रहा है। आर्ने नाइस, नॉर्वे के जो साइंटिस्ट हैं एक तरह से, उन्होंने इसको डीप इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इकोलॉगिज्म, मतलब इकोलॉजी को यदि हम सेंटर में रखते हैं, इकोसेंट्रिसिज्म है, जहाँ पे कि इकोलॉजी या इन्वायरमेंट की रक्षा केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ह्यूमन को बेनिफिट है, अपने आप में इंट्रिंसिकली, अपने आप में ही वो बेहद मतलब जरूरी है, वही लाइफ है, हम उसके एक पार्ट हैं। यदि ये फीलिंग हो कि ह्यूमन सेंटर में नहीं है, उसकी नीड सेंटर में नहीं है, बट जो पूरे ह्यूमन नॉन लिविंग फॉर्म जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, लिविंग फॉर्म जो मिल करके बनता है, वो अपने आप में इंट्रिंसिकली उसका वजूद रहना इंपॉर्टेंट है, तभी मनुष्य है। ये जो फीलिंग है डीप इकोलॉजी है। यहाँ पे कैरोलिन मर्चेंट दिखती हैं, ये एक फेमस इको फेमिनिस्ट है। इनकी बुक जो है डेथ ऑफ नेचर, वुमेन इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को याद कर लीजिए, कई बार आपको हेल्प हो जाएगा। रैचल कार्लसन ने जो बुक लिखा था साइलेंट स्प्रिंग, वो तो इतनी बड़ी बुक थी कि उससे कई लोग कहते हैं कि इकोलॉगिज्म प्रकाश में आया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
रैचल कार्सन की। और मुरी बुकचिन जो है, ये कई एग्जाम में पूछा जा रहा है। सोशल इकोलॉजी जो कॉन्सेप्ट ये देते हैं, जोड़ते हैं, मतलब बेसिकली समाज में जो सोशल स्ट्रक्चर है, कैसे पावर जो है स्क्यूड है, कैसे पावरफुल इलीट हैं और बाकी मासेज हैं, कुछ लोग के पास में मनी है और कुछ लोग जो है हैव नॉट्स हैं। इस टाइप के जो स्क्यूड पावर रिलेशन है, पावर सोशल स्ट्रक्चर है, हिरार्की और स्टेटस बेस्ड, उससे ही जो है इकोलॉजी को खतरा होती है। हमें पहले अपने समाज को एक सोशलिस्ट समाज बनाना होगा, जिससे कि सोशलिज्म आएगी इकोलॉजी में भी। यदि हम ह्यूमन को ऊपर रखते हैं तो वो उसी टाइप का समाज बनेगा या इकोलॉजी बनेगी, जिसमें कि समाज में किसी भी वर्ग को ऊपर रखा जाता है तो वो एक्सप्लॉइट करेगा, वो नेचर को भी एक्सप्लॉइट करता है। तो मतलब सोशल इकोलॉजी, पहले समाज को बदलिए तो इकोलॉजी जो है बदलेगी। मुरी बुकचिन, सोशल इकोलॉजी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। अब यहां पे देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है तो सी पे आइए। एंटोनियो ग्राम्स्की रोड द फेमस बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ये माओ जेदांग की बुक है। वी ऑल शुड नो। यदि आप ये जानते हैं तो सी को एलिमिनेट कीजिए, सी को एलिमिनेट कीजिए और आपको आंसर मिल जाता है। ये काफी खासा डिफिकल्ट आपको हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत अननोन है। इमैनुअल वॉलेंस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बजाय इसमें उन्होंने दूसरी बुक दे दी है। लेकिन पॉल क्रुगमैन, मैंने बताया था, द कॉन्शियंस ऑफ ए लिबरल, यदि आप जानते हैं। वैसे ये वेरी डिफिकल्ट है तो बी के 1 से ये क्रैक हो जाता है, तो बाकी को मैच कर लीजिए। अब आइए सबसे पहले हम लोग जो लेटेस्ट पेपर हमारे पास में है, दिसंबर 2023 साइकिल शिफ्ट 1 मैंने लिखा है, लेकिन ये तो एक ही शिफ्ट है ही, इसमें एक ही शिफ्ट में हुआ था। सो चलिए देखते हैं। सॉरी कि ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। पहला ही क्वेश्चन जो है आपको बम्प करता है, मतलब ये टफ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स भिखु पारेख्स कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। अब यहां पे यदि आप देखेंगे तो इन्होंने, भिखु पारेख ने एक बुक लिखी थी, सॉरी मेरी यहां जिस वे में मैं लिख रहा हूं रीथिंकिंग मल्टी कल्चरलिज्म। इन्होंने एक बुक लिखी थी रीथिंकिंग मल्टी कल्चरलिज्म। तो इस बुक में इन्होंने ह्यूमन नेचर पर भी अपने रोशनी डाला है। और आपको पता है कि ह्यूमन नेचर को समझने की कई थिंकर ने कोशिश की, चाहे हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, सभी ने, क्योंकि इवन मॉर्गनथौ ने ह्यूमन नेचर के ही बेसिस पे अपनी क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी बनाई। ह्यूमन नेचर क्या है? क्या ये यूनिवर्सल है क्योंकि हम सब एक स्पेसीज के एनिमल हैं, या ये अलग कल्चर में अलग तरह से ह्यूमन जो है वो बनते हैं, बिहेव करते हैं, अलग ह्यूमन होते हैं? क्या एक अमेरिकन जो व्यक्ति है और एक जो अफ्रीकन है अलग अलग है? कहने को एक स्पेसीज है लेकिन इतने अलग हैं कि वो मुश्किल है उनका आपस में मेल होना या आपस में कोई कॉमनलिटी होना। इस तरह की बातें। क्या ह्यूमन नेचर गुड है जैसा कि लॉक कहते हैं, जैसा कि रूसो कहते हैं, या बुरा है, इविल है, विकेड है, इगोइस्टिक है जैसा हॉब्स कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं? तो ये बहुत बड़ा एक विषय रहा है। अब देखिए भिखु पारेख के यहाँ पे 5 स्टेटमेंट है और ये आपको खासे कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके से कोई तैयारी करता नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, ऑल रेफरेंस टू ह्यूमन नेचर शुड बी सब्जेक्टेड टू द स्ट्रिक्टेस्ट स्क्रूटनी एंड व्यूड विथ ए हेल्दी डोज ऑफ स्केप्टिज्म। ये सही है, ये वो कहते हैं, लेकिन ये अब तो मैं देख के कह रहा हूं इसलिए लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो चलिए अभी इसको छोड़ दीजिए। ह्यूमन बीइंग्स आर कल्चरली इम्बेडेड, अब आपकी आंखें चमकनी चाहिए, इन द सेंस दैट दे आर बोर्न इनटू एंड रेज्ड इन एंड डीपली शेप्ड बाय द कल्चरल कम्युनिटीज। ये लाइन ऐसा है कि कोई भी मल्टी कल्चरलिस्ट, चाहे विल कमेल्का हो चाहे भिखु पारेख, कहेंगे ही कहेंगे कि हम ह्यूमन कल्चरली इम्बेडेड है। इम्बेडेड का मतलब होता है जैसे तारबूज में बीजे जो हैं वो इम्बेडेड रहते हैं, घुसे रहते हैं गूदे में, वैसे ही जो है हम कल्चर में धसे हुए सेल्फ हैं। हमारा जो वजूद है हमारे कल्चर में ही धसा हुआ है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरटेन करते हैं, कैसे अभिवादन करते हैं, सब हमारे कल्चर से आता है। हम जो हैं वो हमारे कल्चर से हम
बने हैं, मतलब मल्टीकल्चरलिस्ट जो व्यू करते हैं। तो बी डेफिनेटली सही होगा, इसमें आपको सोचना नहीं कि भिखू पारक ने कहा। तो अब देखिए बी इसमें सब में है, तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सी देखिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन बींग्स बिहेव मोर और लेस इन ए यूनिफॉर्म मैनर व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मैटर्स। अब ये आपको डीपली कंफ्यूज कर सकता है। क्या भिखू पारक ने कहा होगा कि भले हम कल्चरली इतने डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी क्रिटिकल मैटर में एक जैसा बिहेव करते हैं? चलिए इसको, although skin color, gender, height and other physical features are universally shared, they are all differently conceptualized and acquire different meaning and significance in different society। ये कौन बोलेगा नहीं, यदि बी सही है तो डी अपने आप सही हो जाता है, उसी बात को ये कह रहे हैं। तो डी यदि नहीं है तो आप काट सकते हैं, तो इसको काट दीजिए और इन तीनों में डी है। और नेक्स्ट है, स्किन कलर इज गिवन ए डीप मेटाफिजिकल मीनिंग and made the basis of differential distribution of power and status to all society। ये ऐसा भिखू पारक के थॉट में नहीं है। अगेन मैंने पढ़ लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब डिफिकल्ट है। तो ई आप जो है नहीं है, तो खैर ई तो इससे निकल जाती है। अब इन दोनों में यदि आप देखें बी सी डी और ए बी डी में, तो इसमें बी और डी कॉमन है, तो केवल ए और सी को चलिए पढ़ते हैं। ए है ऑल रेफरेंस टू ह्यूमन नेचर शुड बी सब्जेक्टेड टू ब्ला ब्ला, जो मैंने देखा ये है, क्योंकि कोई भी जो ह्यूमन नेचर पे जो कोई कहता है उसको काफ़ी जो है स्क्रूटनी होनी चाहिए, ये भिखू पारक का थॉट है। तो ए इज़ बेटर देन सी, जहाँ पे कि एक ही तरीके से हम बिहेव करते हैं क्रिटिकल मैटर में, तो इसीलिए ए बी डी सही होता है, जो इसका ऑफिशियल आंसर है। बट मैं कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि इस 3-4 मिनट के डिस्कशन के बाद भी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई शर्म आपको नहीं होनी चाहिए। The process in which the dictatorial ruling elite introduces liberalizing reforms that ultimately lead to democratic transition is, ये एकदम एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। क्या है कि एक डिक्टेटोरियल रूलर है और वो खुद ही जो है कहता है कि चलो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और वो डेमोक्रेट ट्रांजिशन लाता है। तो ये क्या है? टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है, मतलब ऊपर से लाया गया है, कोई नीचे कोई आंदोलन नहीं हुआ है। सो टॉप डाउन, तो ये एकदम एक लड्डू क्वेश्चन बन जाता है लैंग्वेज के बेसिस पे। तो एक टफ एक लड्डू। अब यहां पे देखिए अगेन ये क्वेश्चन आपको काफी कंफ्यूज कर सकता है। ये आजकल पता नहीं है क्यों देने लगे हैं कि इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए। तो ये कहते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी जो है हिस्टोरिकली सीक्वेंस दैट हिस्टोरिकली एंड कॉन्सेप्चुअली प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, तो इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दीजिए या सीक्वेंस में। तो अब यहाँ यदि आप देखेंगे तो जो अब मैंने तो कई बार पढ़ा है इसलिए आपको जल्दी करने के लिए मैं कह रहा हूं कि द कॉन्सेप्ट फाउंड ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द राइटिंग ऑफ हेगल एंड मार्क्स इन 19th सेंचुरी। इससे आगे का कहीं नहीं है इसमें, मतलब ये 19th सेंचुरी से पहले की सारी बातें 17th 18th है पहले। तो डी से तो अंत होगा ही, तो आपने 50-50 गेम खेल लिया। अब यहाँ सी से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है। आप सी को पढ़िए। सिविल सोसाइटी इज वन अमॉन्ग मेनी स्फेयर्स ऑफ लार्जर सोसाइटी अलॉन्ग विथ फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स इटीसी। सही है। और पहले कौन आएगा? ई देखिए, द फर्स्ट आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट टुक प्लेस इन 17th 18th सेंचुरी इन यूरोप। तो देख के लगता है कि ये बेहतर जनरल लाइन है, तो सी से शुरुआत करना ठीक होगा। ये डिफाइन करता है सिविल सोसाइटी क्या है। फिर ई, फिर उसके बाद सी यदि आएगा तो ए आएगा, इट कैन बी अंडरस्टूड एज ए। अब फिर उसको एक्सप्लेन करता है कलेक्टिव एंटिटी दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम सोसाइटी एंड एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड पर्पस। फिर उसके बाद ई आता है कि फर्स्ट आर्टिकुलेशन कब हुआ। फिर बी आता है द कॉन्सेप्ट वाज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म दैट अरोज फ्रॉम जॉन लॉक एंड वाज सेलिब्रेटेड बाय स्कॉटिश एनलाइटनमेंट। और फिर फाइनली डी आता है। तो ये सही है, तो आप इसको गेस कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत वेग है। मैं तो कई बार पढ़ने के बाद कर रहा हूं, तो आपको लगता होगा कि इतना आसान नहीं होगा एग्जामिनेशन में, तो ये भी डिफिकल्ट है, लेकिन ठीक है, डूएबल। क्योंकि 50-50 तो आप तुरंत खेल लेते हैं। 50-50 में तो कोई इशू ही नहीं है, एक झटके में आप खेल सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो है बहुत सारे टाइपो एरर की जो इनकी है उसमें से एक सीरीज में ये भी है। यहाँ डेमोक्रेसी के बजाय कल्चर होना चाहिए था, पता नहीं डेमोक्रेसी क्यों इन लिखा है। सारे कल्चर पे। फाइंड आउट द करेक्ट वन विथ रिगार्ड टू कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है? Constructivism argument treats culture as something that is constructed, socially constructed or invented rather than inherited, or it is objective। ऐसा तो सब कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कि सारा जो हमारे जिन चीज को हम मानते हैं कि ये नॉलेज है, ये ऑब्जेक्टिव है,
ये सब सोशल कंस्ट्रक्शन है, मतलब हम कम्युनिकेशन से, बातचीत से गढ़ते हैं उन चीज़ों को, कोई गिवन नहीं होता है। जो मायने हम देना चाहते हैं वो मायने हम देते हैं आपस में एक कंस्ट्रक्शन से। मतलब सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? लैंग्वेज से, स्पीच से, कम्युनिकेशन से, डिस्कोर्स से। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट है। तो आप देखेंगे तो सी तो जरूर होना चाहिए, और यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट ट्रीट्स कल्चर एज समथिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड इनहेरिटेड। कभी नहीं। यदि ऐसा हो तो वो तो कंस्ट्रक्टिविज्म है ही नहीं। तब हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया? ये तो ए और सी बिल्कुल काटता है एक दूसरे को। तो सी सही है, ए गलत। तो ए नहीं होना चाहिए, तो ए नहीं होना चाहिए, और सी जरूर होना चाहिए। तो ये दो आपने तुरंत 50-50% खेल लिया। इसमें देखें डी, सी, बी और सी, डी। तो सी और डी तो दोनों में कॉमन है, केवल बी को चलिए पढ़ते हैं। बी है कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट स्टेट्स दैट कल्चर एग्जिस्ट प्रायर टू, पहले, एंड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय पॉलिटिकल इंटरेक्शन। फिर अगेन कैसे? यदि कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं बोलेगा कि कल्चर रिमेन अनचेंज, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस डायलॉग से जो है, जो मायने हैं रोज नए गढ़े जाते हैं। तो ये बी अपने आप गलत हो जाता है, तो सही होगा सी एंड डी। डूएबल, डूएबल बट डिफिकल्ट, इसको मैं मीडियम लेवल का कहता हूं। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट अबाउट डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत आसान हो जाता है कि इसका ऑप्शन के चलते। यहां देखिए 3 सही है, एक ही गलत है। आपको केवल एक गलत को ढूंढना है। आप जब इसको पढ़ते जाएंगे तो एक यहाँ पे गलत स्टेटमेंट इतना आगे आएगा आपके आंख के सामने कि आप उसको हटा नहीं सकते हैं। वो है द सेंट्रल क्लेम इज दैट ए पॉलिटिकल डिसीजन और सिस्टम इज लेजिटिमेट इवन इफ इट कैन नॉट कमांड फ्री एंड रीजन एग्रीमेंट अमॉन्ग सिटीजन। ये नो 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 है। मतलब इसको कैनॉट को हटा दीजिए। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी डिसीजन जो है किसी भी पब्लिक अरेंजमेंट में लेजिटिमेट नहीं है यदि उसको पीपल ने फ्री और रीजेंट आर्गुमेंट के थ्रू, एक डेलिब्रेशन के थ्रू यदि वो नहीं डिसीजन लिया गया है, और इसी को ये काटता है। तो सी को बस हटा दीजिए, तो सी हट जाएगा, सी हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? आपका बच जाएगा सी, दोनों में हमने हटा दिया, तो बचा बी, डी, ई और ए, बी, ई। अब इसका मतलब है कि इसमें आप देखेंगे तो आपको कॉमन क्या है? बी और ई कॉमन है। तो ए और डी चलिए देखते हैं, बी और ई, बी और ई। तो ए वर्सेस डी। तो ए है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी डिस्क्राइब ए नॉर्मेटिव आइडियल इन विच फ्री एंड इक्वल सिटीजन पब्लिकली एक्सचेंज रीजन विथ वन अनदर। ए इतना सही है कि इसको आप काट ही नहीं सकते। डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डी देखिए क्या है, इसलिए ज्यादा चांस है कि ए वाला सही होगा। डी देखिए क्या है, clearly this is a practical conception which contemporary political life with partisan rivalries and messy compromise often come. No, यदि इतनी partisan rivalry होगी तो कभी deliberation नहीं होगा, इसलिए डी गलत है। तो ए, बी, ई डूएबल है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा मजेदार है, ये लड्डू क्वेश्चन बन जाता है। इन्होंने बनाने की कोशिश की होगी टफ। अब ये अगेन उसी टाइप बात कहते हैं कि इसको अरेंज करो सिक्वेंशियली, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री जो है। लेकिन उन्होंने क्या आसान कर दिया, बी नंबर ऑप्शन में फाइनली लिखते हैं ये पहला तो, और दूसरा लिखते हैं कि द प्रोलेटेरिएट एबोलिसेज इटसेल्फ, एबोलिसेज ऑल क्लास डिस्टिंक्शंस एंड क्लास एंटागोनिज्म एंड आल्सो एबोलिसेज द स्टेट। तो कैसा समाज बन जाता है? क्लासलेस, स्टेटलेस, प्रॉपर्टीलेस। जो फाइनल जो है फॉर्म ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट है या समाज, उसको कम्युनिज्म वो कहते हैं। इससे आगे क्या? इसका मतलब बी से अंत होगा ही, उससे उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है। और बी से अंत होता हुआ केवल एक ही है। इसका मतलब हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी आप लेकिन बिना पढ़े मत जाइएगा। तो ये लड्डू क्वेश्चन बन जाता है इजी। फाइंड आउट द डिफरेंट वेव्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। अगेन ये एक लड्डू क्वेश्चन बनता है। वैसे तो ये हटिंगटन की जो थर्ड वेव है डेमोक्रेटाइजेशन, उससे ये लिया गया है, उससे आपको कोई मतलब भी नहीं है। देखिए क्या पहले क्या आएगा, फर्स्ट वेव आएगा, फिर उसके बाद रिवर्स फर्स्ट वेव, फिर सेकेंड वेव आएगा, फिर रिवर्स सेकेंड वेव, और फिर थर्ड वेव। इसको कौन कहेगा? इसका मतलब फर्स्ट क्या होगा, बी से शुरुआत होगी, और बी से शुरुआत होते हुए केवल एक है। कैन यू बिलीव दिस कि इससे आसान कुछ हो सकता है? लड्डू। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट एसोसिएटेड विद फेमिनिस्ट थ्योरी। ये भी लड्डू क्वेश्चन है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत मार्था नॉसबॉम से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो डेफिनेटली फेमिनिस्ट और बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट थिंकर हैं। वो कई तरीके से कैरोल पैटमैन जो कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करती हैं, जूडिथ बटलर जो जेंडर ट्रबल लिखती हैं,
और जो कि जेंडर को एक तरह से परफॉर्मेटिविटी से कंपेयर करती हैं। तो ये तीनों बहुत ही फेमस हैं। सुजान सोनटंग के बारे में लिखा है, उन्होंने एक राइटर हैं, तो ये तो ऑड वन आउट हो जाता है। आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए रीजन एजर्सन है, ये बड़ा मजेदार है, इसको चलिए मैं पढ़ता हूँ। ये भी काफी वेग है लेकिन शायद डुएबल है, यदि आप ब्रेन सेल को थोड़ा सा मतलब काबू में रखें और गर्म ना होने दें। एजर्सन है, इट इज प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब इट इज पॉसिबल, इट इज आर्गुएबल, इट इज प्लॉजिबल टू थिंक दैट ऑटोनॉमी इन्वॉल्व्स, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात हो रही है, ए काइंड ऑफ स्किल दैट इंडिविजुअल मस्ट डेवलप, एक्सरसाइज एंड मेंटेन। कौन बोलेगा नहीं, आपको यदि ऑटोनॉमी मेंटेन करना है। This ongoing process of planning and managing is not automatic, but requires efforts and resources that are secured by social and material conditions provided by the state. कौन बोलेगा नहीं कि भाई ये सब बहुत जनरल बातें हैं, तो ट्रू है। रीजन कहता है, however, the commitment to individual autonomy cannot force the liberal state, अब यह liberal state की बात हो रही है, cannot force the liberal state to provide the social and material conditions by which citizen could come in to be autonomous. It must depend on the individual to strive independently for achieving this autonomy. मतलब ये कहता है कि लिबरल स्टेट किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं करेगा इंडिविजुअल का ऑटोनॉमी मेंटेन करने में। क्या ऐसा आउटलैंडिश स्टेटमेंट कभी आप एक्सेप्ट करेंगे? टीएच ग्रीन को याद कीजिए, जहां वो कहते हैं कि स्टेट ही वो कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे इंडिविजुअल अपने को बेस्ट जो है वो फ्लरिश कर सकता है, जिससे कॉमन गुड बढ़े। कई थिंकर ऐसा कहते हैं स्टेट ही वो कंडीशन देता है जिससे कि एरिस्टोटल से लेके और प्लाटो तक सभी। तो इसीलिए ये लिबरल स्टेट का ऐसा फंक्शन नहीं है। ये नहीं ऐसा है कि वो ऐसा बिल्कुल हेल्प ही नहीं करेगा इंडिविजुअल को, किसी तरह का रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा ऑटोनॉमी मेंटेन करने में। तो इसको आप फॉल्स कह सकते हैं, इसको ट्रू। तो क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। लॉजिक का इंटाइटलमेंट थ्योरी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मीडियम लेवल क्वेश्चन है। इसमें केवल यदि आप इतना भी याद रखें कि इनके तीन ही इनके बेसिकली प्रिंसिपल है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन, मतलब ये कहता है कि यदि शुरू में जब पूरा अर्थ अनओन्ड था, यदि हमने जस्ट तरीके से प्रॉपर्टी एक्वायर किया है तो ठीक है, अच्छा है। और यदि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर है, जस्ट ट्रांसफर, कि जो भी हमने एक्वायर किया दी उसको हमने जस्ट तरीके से फिर फ्रीली ट्रांसफर किया, तो वो भी जस्ट है, मतलब ठीक है। और ए प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ जस्टिस, यदि इन दोनों में एरर हुआ है, यदि हमने अनजस्ट तरीके से एक्वायर किया है या अनजस्ट तरीके से ट्रांसफर किया है, तो उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। यही तीन है। तो ये जो ऑड वन आउट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ फाइनल एक्विजिशन, इसलिए इसको आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। व्हाट इज द मेन आर्गुमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल एनार्किज्म, ये क्वेश्चन जो है गलत इन्होंने आंसर दिया था। इन्होंने आंसर दिया था दैट नो स्टेट इन फैक्ट हैज ऑथोरिटी, जबकि एक्चुअल ये है कि फिलोसॉफिकल एनार्किज्म के अनुसार स्टेट को कोई लेजिटिमेट ऑथोरिटी नहीं है शासन करने का। किसी भी ऐसे ऑथोरिटी को जो कोएर्सिव है, मतलब फोर्स पे आधारित है, और जो हिरार्किकल है, उसको फिलोसॉफिकल एनार्किज्म रिजेक्ट करता है। इसीलिए वो स्टेट को एक अननेसेसरली इविल मानता है, जो यहां लिखा है दैट नो स्टेट शुड एग्जिस्ट। तो मेरे अनुसार से बेटर आंसर है ये। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इज इनएविटेबल। कौन बोलेगा नहीं? तो ये तो ए होना ही है। तो ए यदि नहीं है तो इसको हटा दीजिए। द यूजेज ऑफ वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट कैनॉट बी एलिमिनेटेड बाय प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच वायलेंस। कौन बोलेगा नहीं? इस तरह से क्या आप आग से आग को बुझा सकते हैं? तो बी जरूर होना चाहिए। लेकिन ये सब पढ़ते पढ़ते आप यहां आएंगे। द यूज ऑफ नॉन वायलेंट मेथड इज गारंटी ऑफ सक्सेस। कितना आउटलैंडिश स्टेटमेंट! कोई कह सकता है कि आप यदि नॉन वायलेंट मेथड अपना ले तो एकदम आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो डी नहीं होगा। तो डी यहां खत्म, यहां खत्म, यहां खत्म, सीधा ए बी सी, आपका आंसर निकल गया एलिमिनेशन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, सब आसान क्वेश्चन है लड्डू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? लड्डू क्वेश्चन। रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव सारे हैं, लेकिन फिलिबस्टरिंग तो आप लोग सभी जानते होंगे कि अमेरिका के सीनेट में, क्योंकि वहां पे अमेरिका की जो अपर हाउस है उसका नाम है सीनेट, और वहां की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं कांग्रेस। कंफ्यूज मत कीजिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है, वहां कांग्रेस है। कांग्रेस की दो धड़े हैं। जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने यहाँ लोकसभा है। जो अपने यहाँ राज्यसभा है वहां पे सीनेट कहलाती है। सीनेट में क्या है, बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं सीनेटर को। उसमें से एक है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना देर बोलना है बोलो।
तो वैसे में कुछ फिलीबस्टर्स होते हैं जो कि घंटों भाषण दे सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, और उनको इसलिए डिप्लॉय किया जाता है कि बिल उस दिन पास ना होने पाए। रात में 12 बजे तक बकड़ बकड़ करते रहेंगे, फिलीबस्टरिंग करते रहेंगे, सब लोग सो जाएंगे तो उस टल जाएगी। वैसे ये मतलब पहले ज़्यादा होता था, अब कम होती है फिलीबस्टरिंग। ये तो इसका कोई नाता डायरेक्ट डेमोक्रेसी से नहीं है। अब यहाँ पे जो मैच करना है, इसमें भी इन्होंने एरर किया ऑफिशियल आंसर देने में। देखिए आप, मैं जल्दी कट शॉर्ट कर रहा हूँ कि आप और कोई ऑप्शन दे नहीं पाएंगे 4 के अलावा। और 4 में क्या है कि लिबरलिज्म जो है ये मोरल कंसर्न फॉर वन अनदर एज फ्री एंड इक्वल सिटीजन, ये तो बिल्कुल सही है, तो ए का 3। और जो लिबरल नेशनलिज्म है वो शेयर्ड नेशनलिटी बेस्ड ऑन कॉमन हिस्ट्री लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद इन्होंने जस्ट पलट दिया है, जो मल्टीकल्चरलिज्म या डिफरेंस थ्योरी ये होगा कि देयर इज नो नीड फॉर मेंबर टू शेयर ए कॉमन कल्चर हिस्ट्री, ऐसा कोई जरूरी, सब अलग अलग अपना मेंटेन कर सकते हैं। और कम्युनिटेरियनिज्म बोलेंगे शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन मीनिंग बेस्ड ऑन शेयर्ड हिस्ट्री कल्चर, इसको इन्होंने पलट दिया, इसलिए ये गलत हो गया है। Which of the following argument can we associate with the right wing political forces? राइट और लेफ्ट विंग जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं स्पेक्ट्रम के, वो राइट विंग जनरली ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, इकोनॉमिक मामले में जो है वो बहुत लिबरल होते हैं, लेकिन सोशल मामले में, सोशियो कल्चरल मामले में कंजर्वेटिव। वो ट्रेडिशन, ऑथोरिटी, इन सब को, परंपरा, इसको बनाए रखना चाहते हैं। तो राइट विंग जो है वो लिबर्टेरियन थॉट को भी दर्शाता है। मतलब इकोनॉमी में वो इतने ज़्यादा वो क्लासिकल लिबरलिज्म को अपनाते हैं कि स्टेट एकदम मिनिमल होना चाहिए, नाइट वॉचमैन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होनी चाहिए, वेलफेयरिज्म नहीं होना चाहिए, इवन टैक्स भी नहीं लगना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो बिल्कुल नहीं, मतलब अमीर से टैक्स लो, गरीब में बांटो, नो नो नो। तो यदि इनके थॉट को यदि हम देखें तो ये क्वेश्चन आप डूएबल है लेकिन डिफिकल्ट है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आइए, Has the welfare state helped the poor overcome the disadvantage and participate in, ये सब क्वेश्चन ये रेज करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है, Has the welfare state created a class of welfare dependent caught in a poverty trap? ये राइट विंग लिबर्टेरियन थॉट का क्रैक्स है कि यदि आप फ्री अनाज दोगे, फ्री बी दोगे, फ्री गैस दोगे, फ्री बिजली दोगे, तो एक आप वेलफेयर डिपेंडेंट क्लास को तैयार करते हो जो कि हमेशा पॉवर्टी में फंसा रहेगा और आपसे वो बस फ्रीबी की आशा करेगा। तो डी जो है वो क्लासिकल जो है राइट विंग आर्गुमेंट है, तो डी जरूर होना चाहिए। तो डी जो है इसमें नहीं है तो इसको काट दो, इसमें नहीं है तो काट दो। अब इन दोनों में देखो कि ए डी ई और ए बी डी में ए और डी दोनों में कॉमन है, तो बस बी और ई के बीच में एक चुन लेना है, बी वर्सेज ई। अब बी है, Are we helping the victim of unequal circumstances if we redistribute money to the poor? Yes, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और E है, Are the sources of social ills like poverty, homelessness, high school dropout, blah blah are so complex that state attempts to solve them will generally fail and often worsen the problem. अब ये सेटर कहता है कि E बेटर स्टेटमेंट है बी से। क्या बोले, ये इतना कंफ्यूजिंग है कि बस आप गॉड का नाम लेके एक पे टिक मार दो। इन्होंने जो है बी को सही माना, सॉरी ई को सही माना है, तो ये हो जाएगा ए डी ए, लेकिन डिफिकल्ट गेस करना। 50-50 तो बहुत आसान। Who among the following thinkers are associated with participatory democracy? ये क्वेश्चन भी इन्होंने गलत कर दिया था, क्योंकि कैरोल पैटमैन हैं, बेंजामिन बार्बर हैं, जुर्गन हबरमास हैं, सीबी मैकफरसन है, लेकिन उन्होंने जुर्गन हबरमास को खत्म कर दिया क्योंकि 3 ही सही है, तो ये क्वेश्चन किसी तरीके से सॉल्व हो ही नहीं सकता। लेकिन आप जान लीजिए कि ये सब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के समर्थक हैं। The theory that argues countries are more likely to both become democratic and to stay democratic as they develop economically, मतलब जितना इकोनॉमिकली होगा उतना ही डेमोक्रेटिक होगा। सैमुअल मार्टिन लिप्सेट भी ऐसा कहते हैं। और ये थॉट को ना आप केवल एलिमिनेट कर सकते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी से कोई नाता नहीं है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी तो उसी का पार्ट है, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट ये नहीं है, तो एक ही बचता है क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऐसा कहती है। बस आप इसको एलिमिनेट करके आप इसको बना सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट दे दिया है कि एक और क्वेश्चन इसमें 5 थी पॉलिटिकल थ्योरी से, सिविक वर्च्यू क्या होता है और राइट विंग इसके बारे में क्या सोचता है और फिर अगेन से राइट विंग आता है। इनफैक्ट इसको पढ़ के आप उस राइट विंग वाले क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि ये जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं और कितना मतलब कितने तरह के वेरी लेवल करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मल्टीकल्चरलिज्म से है, डेमोक्रेसी से है, एक दो राइट से है, और बहुत ही मिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी एंड अदर से भी क्वेश्चन हैं।
आप इसको और एनालाइज कर सकते हो, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के। आपने ये भी देखा होगा कि करीब 70% क्वेश्चन डुएबल है, 50% क्वेश्चन इजी है और करीब 20% क्वेश्चन जो है वो टफ या अरबिट है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी 4 पेपर को देखते हैं जहां इतने क्वेश्चन नहीं है जितने कि अभी आपने देखे। चलिए अब इसके पहले की जो साइकिल थी जून 2023, इसमें के 2 पेपर हमारे पास में, उस पे देखते हैं पॉल थ्योरी के कैसे क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के। अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि जो पिछला अभी हमने जो दिसंबर साइकिल को एनालाइज किया उसमें 16 क्वेश्चन तो मेन थे और फिर 5 क्वेश्चन जो है और पैराग्राफ में थे, तो 21 क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल के तरफ जा रहा है, जिसमें कि पॉलिटिकल थ्योरी की वैल्यू बढ़ रही है। वैसे अदरवाइज जो दिसंबर की पेपर बहुत फैक्चुअल थे, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी ने उसको कॉन्सेप्चुअल रूप दिया। जून 2023 के चलिए शिफ्ट 1 के पेपर को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर रिलेटेड टू नॉर्मेटिव ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, लेकिन एक आपको जान बचाता है इसमें, 2 लोग, एक एरिक वॉगलिन और एक रॉबर्ट डहल। क्योंकि एरिक वॉगलिन जो है वो एक बहुत बड़े पिलर थे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव करने का 20th सेंचुरी में। उसको उन्होंने काफी खासा रिवाइव किया था, जबकि एक तरह से डिमाइस ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लेयर कर दिया गया था लैसलेट और राइमर एंड मेनी अदर, डेविड ईस्टन, इन सब के द्वारा। और रॉबर्ट डहल जो है, तो इसलिए आप एरिक वॉगलिन को तो आप रिलेटेड टू नॉर्मेटिव मान सकते हैं, तो बी जहां होगा वहां होगा, बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों में देखिए आप जो है 50-50 खेल लेते हैं, और यहाँ ए बी कॉमन है तो केवल सी डी देखना है। अब सी और डी में कोई भी बोलेगा रॉबर्ट डहल, जिसने थोड़ा भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, कि डहल जो है काफी इंपेरिकल वे में चीजों को देखते हैं, तो वो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए ना होकर इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े होते हैं। वैसे उनके थॉट में कुछ नॉर्मेटिविज्म भी है, लेकिन वो इसेंशियली इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी डहल उसके लिए जाने जाते हैं, प्लुरलिस्ट, और उन्होंने काफी इंपेरिकल वे में फैक्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपनी जितनी भी थ्योराइज की है, पॉलीआर्ची हो, चाहे प्लुरलिज्म हो, चाहे पावर का कॉन्सेप्ट हो, डिसीजन मेकिंग हो, सब उन्होंने इंपेरिकल वे में किया है। तो रॉबर्ट डहल जो है वो नहीं हो सकते हैं, चूंकि इसमें सी है, ये रॉबर्ट डहल है, तो ए बी डी, इससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहां पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट एज रेटोरिकल नॉनसेंस। रेटोरिकल मतलब, रेटोरिक्स मतलब होता है जो आप ऐसा बोलते हैं जैसे कोई मीनिंग नहीं होता, केवल आप लुभाने के लिए जो नारे, जो जुमला कह सकते हैं, उस टाइप का रेटोरिकल होता है। तो रेटोरिकल नॉनसेंस है। अब देखिए, नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट जो है, ये इतना फेमस है, नेचुरल राइट को बेंथम कहते हैं, कि आप कभी भूल नहीं सकते, इसलिए ये क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन बन जाता है, जेरेमी बेंथम। यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर है, तो क्यों ना ये जान ले कि हर्बर्ट स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे बायोलॉजिकल एक डार्विनिज्म है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द स्पेसीज, उसी तरीके से सोशल या सोसाइटी में जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है, या पूरे दुनिया के डिफरेंट कल्चर में जो फिटेस्ट कल्चर होता है वही सर्वाइव करता है, बाकी जो अनफिट होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये जो सोशल डार्विनिज्म जो काफी कंट्रोवर्शियल भी हो गया, उसको देने वाले हर्बर्ट स्पेंसर थे। Which among the following is the role of representative according to John Wahalke? अब आपको जॉन वाहल्के सुन के लगेगा ये तो क्वेश्चन में नहीं जानता। डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको हटा दीजिए, आप केवल इसको पढ़िए, आप छोड़ दीजिए कि जॉन वाहल्के ने कहा था या किसी और ने कहा था, XYZ ने। देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होते हैं, ये आज के समय में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो लॉक के द्वारा शुरू किया गया, इंग्लैंड ने अपनाया और हम लोग सब उसको अपनाते हैं। उसमें रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल होता है? या तो वो डेलीगेट हो सकते हैं, या ट्रस्टी हो सकते हैं, या एक तरह का आपके डेप्यूटी हो सकते हैं। तो ट्रस्टी, डेप्यूटी रोल, फैसिलिटेटर, न्यूट्रल रोल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री रोल, सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या कभी रिवोल्यूशनरी रोल होगा किसी रिप्रेजेंटेटिव का? क्या आप उसको चुन के भेजे और वो रिवोल्यूशनरी हो जाए? तो ये आप इसको ऐसी कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। तो ए बी सी जो है सीधा आप चुन सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही खासा आसान है। अब यहाँ पे आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। द फंक्शन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म जो है वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पे बेस्ड है, जहाँ स्टेट को मिनिमल होना चाहिए, जो केवल उसकी
रक्षा करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, एक कम्युनिकेशन ओवरऑल मेंटेन करें, लाइक दैट। तो स्टेट का क्या रोल होना चाहिए? द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन हो सकता है, द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंडिविजुअलिज्म में काफी खासा ध्यान दिया जाता है, सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट एपिडेमिक्स, चलिए इसको छोड़िए, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी तो होगा ही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपको मिल गया वो जो खोज रहे थे, ये नो नो नो। तो ई तो कभी नहीं होगा, ई, और देखिए कैसे ये सॉल्व हो जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक। ये जो है क्वेश्चन खासा आपको अर्बिट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किसने लिखा है, क्योंकि ये कोई बहुत नॉर्मल बुक नहीं, इसलिए मैंने सीधा दे दिया है 4 नंबर ऑप्शन। लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए, आगे यदि कभी आए तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे बुक हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। थिंकर्स भी इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़े छुपे हुए हैं। Who among the following said the concept of citizenship has gone out of fashion among political thinker? अगेन ये क्वेश्चन इतना अर्बिट है, कैसे कोई जान सकता है कि ये वैन गुन्स्टर्न ने कहा है? ये तो बस ठीक है, मैंने दे दिया, अब इस पर मैंने रिसर्च भी नहीं किया। ये दोनों जो हैं अर्बिट पूरे स्लाइड हो गई। यहां ये हु among the following rejected the claim of universal sisterhood? क्या था यूनिवर्सल सिस्टरहुड? मतलब ये था कि दुनिया की जो सभी औरतें हैं उनकी समस्या एक है, जेंडर पैट्रियार्की, जेंडर डिवीजन, और किस तरह से समाज उनको जो है मार्जिनलाइज करता है, कैसे प्राइवेट और पर्सनल डोमेन को जो है पब्लिक डोमेन से अलग करके उनको कन्फाइन कर दिया गया, कैसे उनको पब्लिक डोमेन में एंट्री नहीं करने दी गई, और एंट्री दी भी गई तो इक्वालिटी नहीं दी गई, लाइक दैट ब्ला ब्ला। तो यूनिवर्सल सिस्टरहुड को जो है ब्लैक फेमिनिस्ट जो है काटती है। वो कहते हैं कि ये बहुत सिंपलिस्टिक है कि सभी जो वुमेन है उनका एक इशू है, एक जैसा उनका मामला है। ऐसा नहीं है। हम जो है रेस, जेंडर, क्लास, कास्ट और इन सब, वो कैसे जो है जेंडर के साथ जो है वो इंटरसेक्शनलिटी होती है। मतलब एक दलित वुमेन का जो समस्या है वो एक ब्राह्मण औरत से अलग है, एक ब्लैक औरत की जो समस्या है वो अमेरिकन व्हाइट औरत से अलग है। ये बात को ब्लैक फेमिनिस्ट दर्शाते हैं, ये इंटरसेक्शनलिटी को बढ़ावा देते हैं। तो ब्लैक फेमिनिस्ट, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। फेमिनिज्म से 2 क्वेश्चन है, ये भी मीडियम लेवल का इसलिए है, शायद इजी भी, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते यहां आ जाएंगे। देयर इज ए यूनिवर्सल अप्रोच टू अंडरस्टैंड सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। कभी पोस्ट कॉलोनियलिज्म नहीं बोलेगा कि एक यूनिवर्सल अप्रोच है। यही तो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म की, ये जो कॉलोनियल स्टेट हैं, जो दबाए गए हैं, उनके जो वुमेन की जो प्रॉब्लम है वो, और जो कॉलोनियल मास्टर रहे उनके वुमेन की प्रॉब्लम अलग अलग लेवल से देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कोई एक यूनिवर्सल अप्रोच आप ले लेंगे। ये भी उसी तरह की बात करते हैं जो ब्लैक फेमिनिस्ट करते हैं। तो यदि आप डी को निकाल देंगे तो फिर यहाँ डी 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 तो एक ही बच जाता है और आसान, एलिमिनेट डी। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये क्वेश्चन खासा आसान है, आप इसको इजी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन राइट जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट में दिखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम मूवमेंट एंड ब्ला ब्ला, एंड पॉलिटिकल राइट टू वोट एंड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। सेकेंड जनरेशन राइट जो है सोशियो इकोनॉमिक राइट है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, लाइक दैट। ऑल्सो कल्चरल राइट की यदि हम इंडिविजुअल और कल्चरल राइट, यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ग्रुप राइट से ये नहीं है। इंडिविजुअल को एक कल्चरल कम्युनिटी के मेंबर होने के तहत जो है उसको अपनी ऑटोनॉमी है कि वो किसकी पूजा करे, किस तरह से जीवन जिए, किस तरह से बिहेव करे, किस तरह से खाए पिए पहने, इस पर जो है बंदिश नहीं होनी चाहिए, इसकी फ्रीडम होनी चाहिए। थर्ड जनरेशन राइट जो है वो कलेक्टिव या ग्रुप राइट है, जब एक माइनॉरिटी को लिंग्विस्टिक, इतनी कल्चरल एक अलग राइट दी जाती है, अबोरिजिनल को राइट दी जाती है। और ग्रीन राइट्स, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इस टाइप की जो बात है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू डेवलपमेंट, ऐसी बात जो है ये थर्ड जनरेशन में आ जाती है। यदि आप इतना जानते हैं तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन फोकस्ड ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट सही है, सेकंड जनरेशन फोकस्ड ऑन कलेक्टिव राइट। जैसे ही आता है आप इसको काट दीजिए बी को, तो बी यहाँ खत्म हो गई, बी यहाँ खत्म हो गई। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो ए सी डी ए डी, इसका मतलब ए डी जो है वो कॉमन है। तो केवल क्या बच गया, सी और ई में पढ़ते हैं। सी है द थर्ड जनरेशन फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल राइट, नो ये गलत है, सेकंड जनरेशन फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल राइट। तो सी वाली गलत हो गए, तो एक ही बच गया, और वो कौन सा बच गया, ए डी ई, आसान।
तो आपने देखा कि जून 2023 में क्वेश्चन बहुत थोड़े थे और कुछ क्वेश्चन तो टफ थे लेकिन कुछ क्वेश्चन काफी आसान थे। अब आइए शिफ्ट 2 में देखते हैं। Who among the following has defined deliberative democracy in terms of pluralistic association? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं बिल्कुल आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं रिसर्च भी नहीं कर पाया, इसका मुझे अब याद भी नहीं कि उन्होंने ऑफिशियल आंसर क्या दिया था। जेसुआ कोहन ने काफी काम किया है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पे, लेकिन ये जो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लूरलिस्टिक एसोसिएशन, रिसर्च कर लीजिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग राइट इज नॉट ग्रुप राइट अकॉर्डिंग टू विल कैमिल का? ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल क्या कभी कॉमन सेंस से सोचिए, कभी कोई मल्टीकल्चरल राइट हो सकता है क्या? सेल्फ गवर्निंग राइट्स होना चाहिए माइनॉरिटी को, पॉलीइथनिक राइट होनी चाहिए, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट होनी चाहिए, रिजर्वेशन हो सकता है, मेनी अदर। ये आप इसलिए आसानी से कर सकते हैं कि ये दो बहुत फेमस है। इथिक्स ऑफ केयर जो है, पहले चलिए इथिक्स ऑफ केयर में आपको बता दूं कि इसका मायने क्या होता है। इथिक्स ऑफ केयर जो है, पहले तो इथिक्स जो है जो सोसाइटल जो मोरल नॉर्म होता है उसको इथिक्स कहते हैं। जो सोसाइटी वाइड जिसको एक्ट को अच्छा माना जाता है, जो करना चाहिए, वो इथिक्स है। वो इथिक्स से हम बाउंड रहते हैं, मतलब कि सोसाइटी का मोरलिटी क्या है। तो इथिक्स ऑफ केयर जो है वो ये कहता है कि जो वुमेन जो करती हैं, बूढ़े की सेवा करती हैं, फैमिली में बच्चों का जो है वो उसको पालती हैं, घर को संभालती हैं, जो केयरिंग जो इवन नर्स भी वही बनती हैं। तो इसका जो पूरा जो इथिक्स है वो जस्टिस से डिवॉइड हो चुका है। जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस एज फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, वो मेल कॉन्सेप्शन है, जो कि इथिक्स ऑफ केयर से एक तरह से डाइवोर्स्ड हो गया है। ये कॉन्सेप्ट है कैरोल गिलिगन का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इथिक्स ऑफ केयर जो थीसिस है। तो ए का 2 और ए के 2 से आप 50% आप एलिमिनेट कर देते हैं। सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट बी का 1, तो इससे आपको ये क्रैक हो जाता है। इस चलते, इन दोनों के चलते ये क्वेश्चन आसान बन जाता है। यहाँ पे जो एक फ्रेंच वर्ड आया है, एक रिचुअल फेमिनिन, मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, उसका मीनिंग आपको जानना चाहिए, जिससे जुड़ी हुई हैं हेलेन सेकॉक्स। तो एक रिचुअल फेमिनिन जो इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है, ए फ्रेंच टर्म दैट ट्रांसलेट टू फेमिनिन राइटिंग, जो कि मेल राइटिंग से बहुत अलग होती है, क्योंकि फेमिनिन राइटिंग एम्फेसिस करती है बॉडी पे, और उसके जो डिफरेंट मायने दिए जाते हैं डिफरेंट सोसाइटी में, जो सेंसेस, इम्पैथी, इमोशंस, रिलेटिवनेस एंड ऑल। तो पावर ऑफ हॉरर आप इनसे जोड़ सकते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं आगे के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय जुआन लिंज एंड अल्फ्रेड स्टीफन आर ट्रू? अगेन जो है ये क्वेश्चन में आपको ये नहीं जानना है जुआन लिंज और अल्फ्रेड स्टीफन, आप इसको सीधा तौलिए अपने कॉमन सेंस से और अपने नॉलेज से। बोथ सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये कौन बोलेगा नहीं? तो ए जो है होना ही चाहिए, यदि ए नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो खत्म हो गया। इन दोनों में देखिए ए सी ई और ए बी। तो अब हम लोग देखते हैं, ए तो खैर कॉमन है, अब चलिए बी सी ई को देखते हैं। बी, द कंप्लीमेंट्रिटी इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज, नॉट नेसेसरली। ये कौन बोलेगा कि ऑलवेज रिकॉग्नाइज? इतना हार्ड स्टेटमेंट है, तो इसको चलिए अभी छोड़ दीजिए। रूल ऑफ लॉ इज कंडीशन फॉर कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कौन बोलेगा नहीं? तो सी तो होना चाहिए बिल्कुल। मॉडर्न कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी है प्योर मार्केट इकोनॉमिक्स ओनली। अब आपको मिल गया वो आउटलैंडिश स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत है। कभी ऐसा कोई कह सकता है कि मॉडर्न कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसीज हैव प्योर मार्केट इकोनॉमिक्स? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑलवेज वेलफेयरिज्म करती है, इंटरवीन करती है, तो डी नहीं हो सकता है। तो खैर डी से तो वैसे भी हम लोगों ने हटा दिया है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज मस्ट हैव इफेक्टिव कैपेसिटी टू कमांड, रेगुलेट एंड एक्सट्रैक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ए सी ई जो है दोनों ही आपको स्टेटमेंट सी और ई बहुत ही सही है, तो इसलिए आप इसको चुन लीजिए। मीडियम लेवल का क्वेश्चन, मॉडरेट। Which of the following statement does not indicate a deepening of democracy facilitated by gendering politics in India? Gendered politics क्या होती है? जहां पे कि पॉलिटिक्स में जेंडर को ध्यान रखा जाता है, जेंडर सेंसिटिवनेस होती है, जहां पे ऐसे पॉलिसी बनाए जाते हैं जो जेंडर न्यूट्रल हो, जेंडर को यदि कोई हार्म हुआ है, जैसे फेमिनिन जेंडर, तो उसको आगे लाने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, इसको जेंडर पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ आइए आप, वुमेन फ्रॉम अपर कास्ट कैरिंग आउट ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, क्या ये आप कहेंगे कि ये
डेमोक्रेसी को डिपेंड करती है। यदि अपर कास्ट की वोमेन एक साइलेंट रिवॉल्यूशन कर रही हो तो, यदि बैकवर्ड कास्ट की कर रही हो तो आप समझ भी सकते हैं। तो इसको आप निकाल दीजिए, और यहाँ नॉट पूछ रहा है, बाकी सब होगा। ये सब इतने जनरल स्टेटमेंट है। वोमेन पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स एज ए कम्युनिटी और ग्रुप सही है। आर्टिकुलेशन ऑफ पॉलिटिकल वॉइस ऑफ वोमेन सही है। वोमेन गेटिंग इन्वॉल्व इन द पब्लिक स्पेयर सही है। लेकिन 3 जो है आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, या कह लीजिए एक तरह से ऑड वन आउट। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ईयर, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। इसकी जो इसकी चलिए मैंने दे दिया है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम। तो ये तो रोहन अल्वा ने भी हाल में लिखा है। ये जो है आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें कैसे इंश्राइंड है। आर्टिकल 21 कैसे लिबर्टी ऑफ लाइफ देता है, पर्सनल लिबर्टी देती है, उस पर ये बुक है। तो ये तो सबसे बाद में लिखी गई है। तो लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, तो ए से अंत होता हुआ केवल एक ही है, लेकिन आप जानना इसको बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्या आप जान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो है फ्रेडरिक हयाक ने लिखा है। ये आप जरूर जान सकते हैं कि फ्रेडरिक हयाक ने जो लिखा होगा वो डेफिनेटली इसिया बर्लिन के बाद लिखा होगा। इसिया बर्लिन 1800 कुछ में लिख रहे होते हैं, और ये 19th सेंचुरी के बाद लिखे होते हैं फ्रेडरिक हयाक। ये तो 80 तक लिखते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि सी जो है, सी आएगा बाद में, और बी या डी आएगा पहले। तो बी सी हो सकता है और डी सी हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ बी सी, तो इसमें है बी सी है, लेकिन इसमें सी बी है तो हटा दीजिए, इसमें भी सी बी है तो हटा दीजिए। तो ये 50-50 गेम आपने इससे खेल लिया। अब यहाँ देखिए डी सी होना चाहिए और इसमें सी डी है, तो हो दोनों में सी डी है। ओके, पहले डी होना चाहिए फिर सी होना चाहिए, और इसमें सी डी है, इसमें सी डी है। ओके, तो बी सी डी ए, तो बी तो 4 essay on liberty है, C is constitution liberty, D is 2 concept। चेक कर लीजिए। आई थिंक आई डोंट नो ये कैसे हो सकता है। A से अंत होता हुआ D is fine, C चेक कर लीजिए, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। इसिया बर्लिन की 4 essay on liberty and 2 essay कैसे 19th सेंचुरी में हो सकता है? जस्ट चेक इट। ये मुझे, अब मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, इसको देख लीजिए। Who among the following thinkers is an advocate of cosmopolitan democracy? Of course, Immanuel Kant। इनकी जो perpetual peace है, philosophical sketch जो इमानुअल कांत की है वो। अच्छा चलिए मैं बैक क्वेश्चन में जाता हूँ। हो सकता है कि इसे आप बर्लिन, मैं जो टाइमलाइन दे रहा हूँ वो शायद मैं मेमोरी से दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो भी 19th सेंचुरी के बीच में लिख रहे हो, तो आप चेक कर लीजिएगा इसे आप बर्लिन ने कब लिखा है। इन दैट केस जो है वो उसको अरेंज कर लीजिएगा। Who among the following thinkers is an advocate of cosmopolitan democracy? Of course, Immanuel Kant, जिनकी परपेचुअल पीस है, फिलोसॉफिकल स्केच जो है वो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की बात करती है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे कि एक विश्व बंधुत्व की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, वर्ल्ड सिटीजन की बात होती है, जहाँ पे कि ये नहीं कि आपने जो है यदि ये जमीन घेर लिया तो अमेरिका हो गई, इंडिया हो गई, यूरोप हो गया, लाइक नहीं। हर व्यक्ति जो है वो वर्ल्ड का सिटीजन है, उसके पूरी दुनिया में जो है उसकी पहुंच होनी चाहिए, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। और जो डेमोक्रेसी है वो पीपल पर आधारित हो, ना कि नेशन और स्टेट और वो उसके इंटरमीडिएरी के रूप में हो। पीपल और कम्युनिटी खुद जो है ग्लोबल लेवल पे आए, डिलिब्रेट करे, डिस्कस करे और डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनाए। कांत। ओके, अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं लास्ट 2 पेपर जो सबसे पुराने हैं, जो वैसे तो दिसंबर 2022 साइकिल के हैं, लेकिन ये मार्च 2023 में ये पेपर हुआ था। तो चलिए उसके शिफ्ट 1 को अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी, a democracy is more than a form of government, it is a mode of associated living। इनफैक्ट इसके आगे भी लाइन है, वो आप पढ़ सकते हैं, नेट पे हर जगह मिलती है। ये जो लाइन है ये कई जगह अंबेडकर को एट्रीब्यूटेड है और कई जगह उनके जो गुरु जॉन ड्यूई। चूंकि यहाँ अंबेडकर नहीं है तो जॉन ड्यूई को आप मार सकते हैं, ठीक। जॉन ड्यूई के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, ही वॉज ए प्रैग्मेटिस्ट, ए काइंड ऑफ डेमोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर के टीचर। तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये।
Who among the following has used the term internal restrictions and external restrictions in the discourse of multiculturalism? ये क्वेश्चन टफ है लेकिन बहुत अच्छा है. इसमें विल कैमेलिका, जिन्होंने मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप पे नाम की बुक लिखी है, उसमें वो एक लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो माइनॉरिटी के जो हक हैं वो 2 डायमेंशन में देखे जा सकते हैं. एक तो इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि उनको अपने ही ग्रुप में जो ओन डोमिनेंट मेंबर्स हैं उनसे बचाना है. आप देखिए कि यहाँ दलित यदि आप लेंगे तो कोई एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है. दलित में भी जो है बहुत अति पिछड़े हैं और कुछ लोग जो गवर्नमेंट के रिजर्वेशन और पा करके काफ़ी आगे बढ़ गए हैं. अब उनके बीच में भी जो खाई है, तो जो बहुत उसमें से मार्जिनलाइज्ड और दबे कुचले लोग हैं उनको अपने ही ग्रुप के जो समर्थ हैं या डोमिनेंट हैं उनसे भी बचाना जो ये भी जरूरी है. इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस एंड देयर शुड बी ऑफ कोर्स एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, जो कि उस एज ए होल उस माइनॉरिटी को जो मेजॉरिटी से या लार्जर सोसाइटी से प्रोटेक्ट करता है. तो ये विल कैमिल्का कहते हैं. ये थोड़ा सा आप, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म का नाम लेते ही यदि विल कैमिल्का आए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, तो इसको आप गेस भी कर सकते हैं. Which of the following statement are true in ecological approach? ये जो है आसान क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए 2 गलत है या 1 गलत है. तो इकोलॉजी जो है ग्रीक रूट है और अर्नेस्ट हैकल ने इसको क्वाइन किया. ये सब बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन है जो आपको अधिकतर आप प्रैक्टिस यदि कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए तो ये जरूर हो जाएगा. तो ए और बी जरूर होना चाहिए, और ए बी केवल एक ही ऑप्शन में. आप यहाँ गौर कीजिए कि सी इसके साथ ऐसे ही जुड़ जाता है. आपको जानने की जरूरत भी नहीं कि एंड्रयू डॉब्सन मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्वायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉगिज्म. जरूर ऐसा ये सही होगा क्योंकि ए बी के साथ ये सी ही जाता है और कुछ नहीं, तो आसान हो जाता है. Which of the following are functions of a political system? अब ये तो एक, चलिए ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ये कह रहे हैं. क्या पॉलिटिकल पार्टी कहनी चाहिए? ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम भी कह सकते हैं इन सेंस. तो इसमें सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या आप पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस आप खोज सकते हैं क्या? तो और यदि 2 ही चुनना है तो पॉलिटिकल डीके क्यों होगी फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यदि वो डीके ही हो रहा है. तो ये इतना आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आपको 2 ही सही करने हैं. तो बी और डी को आप काट देंगे तो ए और सी बच जाएगा. सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट. Which of the below mentioned factors lead to revolution in a political system? ये सब भी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है. यदि आप यहाँ पे आइए कि स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पीस एंड इंक्रीमेंटल चेंज, ये दोनों रिवॉल्यूशन को चेक करते हैं. दोनों ही समझ लीजिए, क्योंकि होल सोल चेंज को ही तो रिवॉल्यूशन कहते हैं. तो डी और ई को यदि आप एलिमिनेट कर दीजिए तो इसमें डी ई है, इसमें डी है, इसमें ई है, तो आपको सीधा मिल गया आंसर. देखिए एलिमिनेशन कैसे काम करता है. यहाँ एजर्सन देखिए, इन आवर टाइम हिस्ट्री इज व्हाट which transform documents into monuments. And second है, the archaeology of knowledge discovers the intrinsic description of the monument. ये मुझे लगता है कि मिशेल फूको के किसी बुक से लिया गया है, परहैप्स आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से, जिसमें वो इस तरह की बात करते हैं जिसको कि एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है. वो क्या कहना चाहते हैं? इन आवर टाइम हिस्ट्री इज दैट विच ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट्स इनटू मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो कि एकदम एक खड़े हुए पेडेस्टल पे ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जिसको आप छू सकते हो, जिसका कि एकदम निश्चित, जिसका कि मापक है, जिसको डिटरमिन कर सकते हो, जैसे ताजमहल. तो हिस्ट्री जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि बहुत सारा कैओटिक इवेंट और बहुत सारे रियल इवेंट का एक सम्मिश्रण है, उसको हम एक अनचेंजेबल एक मॉन्यूमेंट में बदल देते हैं. मतलब एक तरह से बुराई है कि किस तरीके से नॉलेज को जो है एक तरह से जिसको आप कह सकते हो सॉलिडिफाई की जाती है या स्टल्टिफाई की जाती है. और जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है वो उस मॉन्यूमेंट के अंदर घुस करके हम जो है उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं एक तरह से समझने के लिए कि ये बना कैसे था. तो इस तरह के बात पोस्ट मॉडर्निस्ट कर सकते हैं. तो ओके, ये लेकिन डिफिकल्ट है, इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं चाहिए, क्योंकि बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के इन्होंने डाल दिया है एज इफ की कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जबकि ये मिशेल फूको के लाइन लगते हैं. इन्होंने बुक लिखा था द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. स्टेटमेंट 1 देखिए, राइट्स इसेंशियली बिलोंग टू द स्फीयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट. कौन बोलेगा नहीं? यही तो हक है. एक इंडिविजुअल और अधिकतर स्टेट के अगेंस्ट ही वो राइट होती है.
any political theory which holds that an individual cannot have certain rights against the state is no theory of right. Of course, ये दोनों बिल्कुल ही सही है. Arrange the following books according to their publication year, तो मैंने चारों का दे दिया है. अगेन यहाँ पे आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आती है, मिशेल फुको की ह्यूमन कंडीशन आती है, हाना आरेंट की स्फेयर ऑफ जस्टिस, कम्युनिटेरियन माइकल वॉल्जर और कम्युनिटेरियन मैकलेंटायर के आफ्टर वर्चू. ये सब बहुत ही फेमस बुक है, इसको आप जरूर जानना चाहिए. इसके अंदर क्या है वो भी थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, तो आप इसको मैच कर सकते हैं. मैच नहीं मतलब अरेंज कर सकते हैं. अब यहाँ फिर अरेंज करने की है, जो कि मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं. बहुत ही मुश्किल है इसको एक ऑब्जेक्टिव वे में अरेंज करना. ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो विकास हुआ है दुनिया में, उसमें पहले कौन आया बाद में कौन आया. अब ये कहते हैं कि सबसे पहले जो है पॉलिटिकल सेपरेटिज्म होता है, मतलब कि जो ऑर्गन के जो 3 ऑर्गन है स्टेट के, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, वो सेपरेट होते हैं मॉन्टेस के अनुसार. सी होती है. फिर बी जो है वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ होती है. आई डोंट नो इसके बाद हुई है क्या पहले नहीं हुई है. और फिर डी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है. और फिर जो है चेक्स एंड बैलेंस होते हैं. बस, और इससे अधिक क्या कहा जा सकता है. इसको तो किसी भी तरीके से अरेंज किया जा सकता है. इसका ऑफिशियल आंसर ये है वेग. अब आइए लास्ट जो शिफ्ट 2 है मार्च 2023, जो कि दिसंबर 2022 साइकिल की है. आपने यहाँ पे देखा होगा कि क्वेश्चन कम से कम होते जा रहे हैं, और ये भी गौर किया होगा कि इस बार कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं. तो जो ट्रेंड है वो पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है. राइट्स आर व्हाट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स फ्रॉम अस हु सेड इट. तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है. ऑफ कोर्स मैंने मीडियम लिखा है, लेकिन मेरे अनुसार से अब मैं कह सकता हूँ कि ये डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इस तरह की बात कौन कह सकता है. वैसे लास्की आपको पता है राइट्स के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, जो इस तरह की बात नहीं है. द स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन, इस टाइप की बात है. राइट्स वो कंडीशन है जिसके बगैर कोई अपना बेस्ट डेवलप नहीं कर सकता है. ग्रीन जो है राइट्स को भी मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कॉमन गुड से जोड़ते हैं. लीगल थ्योरी ऑफ राइट एंड प्लेटो तो इस टाइप की बात करते ही नहीं है राइट का. उनके यहाँ तो कोई हक ज़्यादा महत्व तो नहीं है, और ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी की है. तो हॉब हाउस ही बच जाते हैं. ऑफ कोर्स ये हॉब हाउस ही है. यहाँ पे मैंने इन सब लोगों ने जो कहा है, टी एच ग्रीन, हॉब हाउस, इन सब का मैंने लाइन दिया है आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है. हॉब हाउस कहते हैं राइट्स आर व्हाट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स फ्रॉम अस, एंड ऑल जेन्युइन राइट्स आर कंडीशंस ऑफ सोशल वेलफेयर. तो ये उसी तरह की बात है कि आपको हक इसलिए नहीं मिलता है कि इंडिविजुअल का फायदा है, इससे सोसाइटी का फायदा है. कॉमन गुड होता है, जो कि टी एच ग्रीन भी कहते हैं. राइट इसलिए आपको मिलता है कि आप एक मोरली इवॉल्व्ड इंडिविजुअल बन सके, जो सोसाइटल कॉमन गुड में कंट्रीब्यूट कर सके. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज नॉट बीन यूज्ड बाय सीबी मैकफर्सन. तो यहाँ पे नॉट जो है ये गलत हो गया है, इसको आप नॉट को हटा दीजिए, हैज बीन यूज्ड होगा. और ऐसे गलतियां जो है टाइपो एरर होती है. तो इसमें जो है एक केवल आप छोड़ दीजिए, कल्चरल डेमोक्रेसी. तो ये सारे डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी, पावर को उन्होंने डेवलपमेंटल वर्सेस एक्सट्रैक्टिव करार दिया था, एसोसिएशनल कैपेसिटी, क्योंकि सीवी मैकफर्सन जो है वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के भी समर्थक है, आप गेस कर सकते हैं. तो ये 3 इनका है, ये नहीं है. तो इसलिए ये इनवैलिड क्वेश्चन था, लेकिन नॉलेज देता है आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट जे.एफ. लॉयटार्ड इज एसोसिएटेड विद. लॉयटार्ड जो है ये पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं. पोस्ट मॉडर्निस्ट कंडीशन नाम की बुक भी लिखते हैं. और ये जो मेटा नैरेटिव है उसको डिबंक करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं. इसके लिए जाने जाते हैं. तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी जो है इतना फेमस कॉन्सेप्ट है जूर्गन हैबरमास का. इनको हुर्गन हैबरमास भी ऐसे पढ़ा जाता है, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिकल थिंकर हैं. ये भी जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक हैं. और कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी, कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी, पब्लिक रियल, इन सब की बातें करते हैं. तो इसको हटा दीजिए तो आपका जो है सवाल क्रैक हो जाता है. बाकी लैंग्वेज गेम, ए रिपोर्ट ऑन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी, ये सब इनसे जुड़ी हुई है लॉयटार्ड्स. एजरसन है द इथिक्स ऑफ केयर. अगेन ये तो मैंने एक्सप्लेन किया गिलिगन का. ओके. इथिक्स ऑफ केयर जो फेमिनिस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इज ए मोरल अप्रोच दैट इज कंट्रास्टेड विद जस्टिस. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कुछ समय पहले. मैन इन जनरल सीम्स टू एम्प्लॉय देयर रीजन टू जस्टिफाई प्रिजुडिस. ये दोनों ही कथन सही हैं. ये इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत तो करता ही है, तो एक के साथ जाते हैं. ये बेसिकली ये कहता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, वो अगेन मैन का है. मतलब इम्पार्शियल होना,
ऑब्जेक्टिवली किसी ट्रूथ की तरफ जाना, ऑब्जेक्टिवली ये डिसाइड करना कि क्या करना फेयर है, क्या करना अनफेयर है, फेयर वे में सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना प्राइमरी सोशल गुड को, ये सब जो है फेमिनिस्ट कहती हैं कि जो हमारा जो 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 रिलेशनल जो थॉट जाता है, जो केयर पे जाता है, एम्पैथी पे जाता है, सेवा, उससे जस्टिस एकदम डिवॉइड है। उसको जस्टिस अपने अंदर लाता ही नहीं है, उसका डिस्कशन भी नहीं करता है, उसको अपने फोल्ड में भी नहीं लाता है। और इससे वो कहते हैं आगे कि मैन जो है अपने रीजन को यूज करते हैं, जो समाज में प्रेजुडिस चल रहे हैं, जो जेंडर जो रोल हैं, जो कि स्टीरियोटाइप हैं, उसको एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एजर्सन ए, और चलिए तो एजर्सन देखते हैं। जस्टिस फॉर ऑल इज कंपेटेबल विथ इक्वलिटी। आपको पता है कि ये सोशलिज्म में यही तो होता है, सोशल जस्टिस जो है इक्वलिटी के थ्रू लाई जाती है। जस्टिस रिक्वायर पॉजिटिव लिबर्टी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों जस्टिस के लिए क्या पॉजिटिव लिबर्टी चाहिए, जो कि इसे बर्लिन ने निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी दिया? आई डोंट थिंक सो। एजर्सन है, ऑथोरिटी डिमांड्स अनकंडीशनल अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस एंड कैन देयरफॉर इंजेंडर ए क्लाइमेट ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस मतलब आप किसी की बात मानने लगते हैं, एंड एबडिक्शन मतलब भाग जाते हैं उसे, एबडिक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अनक्रिटिकल ट्रस्ट इन द जजमेंट ऑफ अदर। ये एक सोच है कि ऑथोरिटी, जैसे कि किसी के पीछे यदि आप भक्त बन के लग जाए तो ये होती है। तो चलिए इसको ट्रू माना जा सकता है। ऑथोरिटी इज ए थ्रेट टू रीजन एंड क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यदि इसको आप ट्रू मानते तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इन दैट केस चलिए इसको एक्सप्लेन करने लगेगा, लेकिन ये सब बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, नहीं देना चाहिए। इट इज ए वन पर्सपेक्टिव स्टेटमेंट है। द न्यू राइट मतलब जो एक तरह का लिबर्टेरियन, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सैक्रोसैंक्ट मानता है, गवर्नमेंट का रूल को मिनिमम मानता है, इवन टैक्सेशन को भी नहीं मानता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को नहीं मानता है। द न्यू राइट इज कंसर्न टू एडवांस द कॉज ऑफ लिबरलिज्म अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगेंस्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है किसी भी तरीके से। लिबर्टेरियन जो है लिबरल की धारा है, लिबरलिज्म कभी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसलिए फॉल्स हो जाती है। द फ्री मार्केट डज नॉट ऑलवेज ऑपरेट परफेक्टली। ये बिल्कुल सही है। द फ्री मार्केट डज नॉट ऑलवेज ऑपरेट परफेक्टली। काफ़ी इम्परफेक्शंस मार्केट ऑपरेशंस में होते हैं और गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी पड़ती है। एंड इट्स बेनिफिट रेडिकली आउटवे इट्स डिसएडवांटेज। ये बिल्कुल गलत है। इसकी नोबडी नोज, कई बार इनके जो डिसएडवांटेज है वो आउटवे कर सकते हैं, बेनिफिट को उल्टा भी हो सकता है, इसलिए ये तो बिल्कुल फॉल्स है। तो दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे तो बहुत ही आसान है। साइलेंट स्प्रिंग जो है रैचर्ड कार्सन से आप मिला सकते हैं। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जेरेट हार्डिन, एंड इमेजिन कम्युनिटी बेनेडिक्ट एंडरसन, और डीप इकोलॉजी, ये सब याद भी कर लीजिए। आर्नी नाइस नॉर्वे के ये थे। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द बुक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मैंने यहाँ सबका दे दिया है। ये सब बहुत फेमस बुक है। जर्मन आइडियोलॉजी 1845 कार्ल मार्क्स की, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन की है, पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन, और स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन थॉमस कुन, जिसमें वो पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, मतलब जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को वो पैराडाइम शिफ्ट से जोड़ते हैं। तो इसको आप मैच कर सकते हैं। इसको कई और तरीके से इतना बिना जाने हुए भी आप मैच कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको फिर से एक बार याद दिलाना कि फाउंडेशन बैच CUET PG का, और जिसमें UGC नेट अदर एग्जाम का भी है, वो ऑन है। उसमें सारे आपको जो है रिकॉर्डेड मिलते हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@the-gmail.com पे। और यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, UGC नेट दिसंबर 2025 साइकिल, जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेट PSC इन सब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर तक चलेगी। तो इसमें रजिस्टर करने के लिए मेल, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@the-paulsciencehelp.in। प्लीज जीमेल, ये ID जो है gmail.com और paulsciencehelp.in, इसको गौर से देखें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, कई स्टूडेंट करते हैं, तो आपको सही जगह पे मेल पहुंचेगी। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय।